सो है गाइस, वेलकम बैक। अभी हम स्टार्ट करेंगे आपका सबसे इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट अवेक्टेड टॉपिक ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी एंड सबसे इजी इसलिए बोला हूँ क्योंकि ये सच में इजी है। अभी मैं सारा फिजियोलॉजी खत्म कर दूंगा आपका, सॉरी रेस्पिरेशन प्लांट एक डायग्राम से, ठीक है। और इंटरेस्टिंग इसलिए बोला क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो अभी देखेंगे इसी को, ठीक है। सो रेस्पिरेशन इन प्लांट। सो प्लांट को मारो गोली, रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? रेस्पिरेशन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। जो भी फूड होता है उसका ऑक्सीडेशन होगा, ब्रेकडाउन होगा, ठीक है। हो सकता है वो पार्शियल हो सकता है वो कंप्लीट ब्रेकडाउन हो सकता है फूड का, ठीक है। सो मतलब देखिए, अल्टीमेटली मुद्दा क्या है, रेस्पिरेशन करके एनर्जी निकालना है, एनर्जी लेना है। और एनर्जी मिलेगा कहाँ से हमको? सपोज ये फूड है, कार्बोहाइड्रेट पकड़ लो, ग्लूकोज 6 कार्बन का है, 4 5 6, तो उनके बीच में आपस में बॉन्ड से जुड़े हुए हैं कि नहीं? जो फोटोसिंथेसिस के दौरान बना हुआ ये कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच में ना। तो इससे पहले भी मैं आपको एक कंसेप्ट क्लियर करता हूँ, ठीक है। आपका एटीपी बनाता हूँ मैं, चलो ये एडेनाइन पकड़ लो, जैसे यहाँ समझने के लिए, जैसे फॉस्फेट जस्ट समझने के लिए, तो 2 फॉस्फेट होते हैं, हम क्या बोलेंगे? एडीपी। पहले एटीपी का कंसेप्ट समझो, हम क्या बोलते हैं? एटीपी इज द करेंसी ऑफ द सेल। एटीपी क्या है? करेंसी है हमारा बॉडी का, करेंसी। जो जैसे बाजार में रुपया चलता है, हमारे बॉडी में एनर्जी के नाम में क्या होता है? एटीपी चलता है। अब एटीपी से एनर्जी कैसे मिलता है वो समझने का कोशिश करना, काफी इंटरेस्टिंग है। हम बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हो, एटीपी से एनर्जी मिलता है कैसे, हाउ? सो क्या होता है, जब ये फूड का जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा, देखो, तो इनके बीच में जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड टूटेंगे। देखो बॉन्ड टूटेंगे, इसके बीच का जो बॉन्ड है ये बॉन्ड टूटेगा, और जब ये बॉन्ड टूटेगा तो कुछ अमाउंट की एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है। क्योंकि जब भी हम कहते हैं एनर्जी बन रहा है, तो एनर्जी स्टोर्ड होगा हमेशा बॉन्ड के फॉर्म में, ठीक है। एनर्जी कभी भी हमारे बॉडी में ऐसे स्टोर नहीं है। सपोज यहाँ मैं बोलूं मैं एनर्जी, तो यहाँ बोलूं एनर्जी स्टोर है, तो ऐसे स्टोर नहीं है मसल में, हवा में, अंदर में भी एनर्जी हमेशा स्टोर होता है, किसी के बॉन्ड के फॉर्म में स्टोर होगा। तो हम बोले एनर्जी एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है। कैसे? सो ये जो एडीपी है, जैसे ये बॉन्ड जब ये टूटेगा, सो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा यहाँ से, ठीक है। वो अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करेगा, यहाँ में फॉस्फेट एक आके यहाँ जुड़ जाएगा, और वो एनर्जी को ये बॉन्ड के फॉर्म में ट्रैप कर लेगा। इसे हम एनहाइड्रेट बॉन्ड कहते हैं, जो कि एनर्जी ट्रैप कर लिया। सो फूड ब्रेक कॉन्सेप्ट को समझिए, खाते जब ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन हुआ, बॉन्ड्स टूटे तो एनर्जी निकला। अब मेरा बॉडी कैसे स्टोर करेगा उसको? तो एडीपी जो रहता है, ये फॉस्फेट के साथ बाइंड करके क्या बना दिया? एटीपी। और हम कहते हैं एटीपी एनर्जी देगा हमको। अब ये एटीपी कहां से एनर्जी देगा? जब भी आप बोलते हैं ये एनर्जी प्रोसेस है, तो हम क्या लिखते हैं? ऐसा लिखते हैं ना, सपोज ए से बी बना, आपने क्या किया? एटीपी इस्तेमाल किया, तो एटीपी से अब क्या बना? एडीपी बन गया प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ऐसा हम लिखते हैं ना। सो जो फूड का ब्रेकडाउन होने से बॉन्ड टूट के जो एनर्जी निकला, वो एटीपी ने इस बॉन्ड के फॉर्म में स्टोर कर दिया, ये रहा फॉस्फेट एक लगा के। सो एडीपी एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आके जुड़ गया, और वो जो बॉन्ड हुआ वही एनर्जी है अभी एटीपी में। सो जब एटीपी से हम इस्तेमाल करेंगे, तो ये फिर से एडीपी, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, और ये फॉस्फेट प्लस एडीपी बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से एटीपी से हमको एनर्जी मिलता है। एटीपी से मतलब अल्टीमेटली एटीपी का बीच में जो फॉस्फेट का लास्ट फॉस्फेट है, वो टूट जाने से हमको एनर्जी मिल जाता है, ठीक है। और स्टोर भी एनर्जी वही फॉस्फेट में करके रखता है, ठीक है। दैट इज एडीपी, और एक फॉस्फेट लग जाएगा तो वो बॉन्ड जो बनेगा वो एनर्जी को स्टोर करके रख देता है बॉन्ड की फॉर्म में। ये पहला बात तो समझना जरूरी था, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट कर देते हैं, बस यही कंसेप्ट है, अभी स्टार्ट कर देते हैं। सो हम लोग का बॉडी में हम लोग करेंसी बोलते हैं, एटीपी को हम करेंसी बोलते हैं, ठीक है। एटीपी को हम क्या बोलते हैं? बॉडी का करेंसी बोलते हैं, जो एनर्जी के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। सो ये हम लोग का हो गया, जैसे हम लोग का रुपया चलता है ना, पैसा, ये हम लोग का मनी हो गया, मतलब पैसा, जो कि आप दुकान में आराम से चला सकते हो। फिर इसके अलावा हम लोग के पास NADH2 FADH2 चेक्स भी होंगे, कुछ चेक्स, ठीक है। सो आप जब भी बाजार जाते हो, तो आप पैसा दोगे, चेक लेके जाओगे, तो दुकानी आपको सामान देगा क्या? नहीं देगा, ठीक है। आपको पैसा कैश लेके जाना पड़ेगा। उसी तरह से हमारे बॉडी में एनर्जी का कैसे एटीपी, और हमारे बॉडी में NADH2 FADH2 भी बनता है, मैं बताऊंगा कहाँ बनता है, सुन लो पहले। इसे हम चेक कहते हैं, चेक की तरह हमारे बॉडी में काम करता है। बोले तो आप इसे बॉडी में डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते इसे। हाँ, ये चेक है। अब आपका पास चेक है 1 लाख का, आपको पैसा लेना है, बाजार में काम करवाना है, तो आप कहाँ जाओगे? बैंक में जाओगे, ठीक है। सिमिलरली
हमारे बॉडी में जो NADH2 FADH2 बन रहा है जो चेक से, उसका भी बैंक है हमारे बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, डेट इज इनर मेम्ब्रेन, नॉट इंटर, सॉरी, इनर मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन वो बैंक है, अभी समझ लो बस। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन वो बैंक है जहां हमको ये चेक से एनर्जी मिल जाएगा, डेट इज एक NADH2 से हमको 3 ATP बन जाएगा हमारा, और एक FADH2 से 2 बनेगा, 2 ATP, तो कैसे मिल गया हमको काम चलाने के लिए, ठीक है। सो N बनाने में 3 लगता है, देखो डंडा 1 2 3 N ना, तो ऐसे याद रख लेना। NADH2 के लिए 3 ATP बनेगा, तो F के लिए आपका 2 बनेगा, ऐसे याद रख लेना। तो बैंक कौन सा है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। कुछ चीजें ये है, ठीक है, ओके। एक एक चीज क्लियर करते चल रहा हूँ, ठीक है, स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। तो हमारे बॉडी में कैश भी बनता है, हमारे बॉडी में चेक्स भी बना, और चेक्स को अगर मेरे को एनर्जी में कन्वर्ट करना है कैश में, तो मेरे को जाना पड़ेगा बैंक, और बैंक क्या है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके अलावा कुछ डिफरेंस आते हैं, हम ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में कुछ डिफरेंस देखते हैं। ब्रीदिंग मतलब क्या? आप लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी में चैप्टर पढ़े हो, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो ब्रीदिंग मतलब सिंपली एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सांस अंदर लेना इंस्पिरेशन, सांस बाहर छोड़ना एक्सपिरेशन। और रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, हो सकता है कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो सकता है पार्शियल ऑक्सीडेशन हो, ताकि उनके बीच में बॉन्ड टूटे और उस बॉन्ड जो एनर्जी रिलीज होगा उसको ट्रैप कर ले जाए एटीपी के फॉर्म में, ठीक है। सो ये एक बेसिक डिफरेंस है। आपका ब्रीथिंग मतलब सिंपली सांस लेना बाहर छोड़ना, और रेस्पिरेशन मतलब आपका ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ठीक है। नाउ रेस्पिरेशन मतलब क्या? इट इज द मैकेनिज्म ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड विद इन सेल इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, एंड दिस एनर्जी कौन सा फॉर्म में ट्रैप हो जाता है? एटीपी, और एक फॉस्फेट आके वो बॉन्ड बना लगा और बॉन्ड के फॉर्म में ट्रैप हो जाएगा, दैट इज अल्टीमेटली एटीपी के फॉर्म में ट्रैप होगा, ठीक है। तो देखो क्या होता है, C6H12O6, ठीक है। ऑक्सीजन का प्रेजेंस में ये ऑक्सीडाइज होगा, और क्या रिलीज करेगा? आपका CO2 प्लस H2O प्लस आपका एनर्जी, और यही एनर्जी को हम ट्रैप कर लेंगे। बैलेंस करने के लिए लगा दो 6, ठीक है, सिर्फ बैलेंस ऑक्सीजन का प्रेजेंस में। और ऑक्सीजन का प्रेजेंस में जो फूड का ऑक्सीडेशन होगा वो कंप्लीट होगा, क्या? कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंस है, ठीक है, और आपका तब फूड का ऑक्सीडाइज हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है, तो वो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, तो हमको ज्यादा एनर्जी मिल रहा है, 38 ATP मिलेगा। सब हम देखेंगे कैसे मिलेगा। और ऐसा रेस्पिरेशन को हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। और अगर आपका ऑक्सीजन नहीं है और तब आपका ब्रेकडाउन होता है, तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन नहीं है तो पार्शियल ब्रेकडाउन होगा, कंप्लीट नहीं होगा, तो ऐसा को हम कहते हैं एनेरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। यार बेसिक्स में टाइम लग रहा है, पर कोई नहीं, एक बार ये सब क्लियर हो गया ना, इसलिए मैं चैप्टर इजी बोल रहा हूँ। एक बार ये क्लियर हो गया, देन योर चैप्टर विल बी इजी, सारा चीज, ठीक है। तो एरोबिक एनेरोबिक पता चला। अब ये जो बॉन्ड ब्रेक होगा, ये कभी एक स्टेप में बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, एक ही साथ ये 6 का 6 5 का 5 बॉन्ड कभी ब्रेक नहीं होगा। क्यों? अगर एक साथ इतना बॉन्ड ब्रेक हो गया ना, तो मेरा बॉडी उतना एनर्जी को एक बार में स्टोर कर ही नहीं पाएगा, और मेरा बॉडी में अगर एनर्जी स्टोर नहीं कर पाए तो ये हीट के फॉर्म में लॉस्ट हो जाते हैं एनर्जी, ठीक है। तो इसलिए ये जो ब्रेकडाउन प्रोसेस है काफी स्लो होता है और एंजाइमेटिकली कंट्रोल होते हैं, स्लो और एंजाइमेटिकली कंट्रोल। क्यों? क्योंकि एक बार में सब टूट गया तो उतना मेरा बॉडी ट्रैप नहीं कर पाएगा उतना एनर्जी को, जो हीट के फॉर्म में लॉस हो जाएंगे, इसलिए ये सब रिएक्शन काफी स्लो होता है। जैसे ग्लाइकोलाइसिस 10 स्टेप का प्रोसेस है, क्रेब्स साइकिल 5 स्टेप का प्रोसेस है, ठीक है। सो ध्यान रखिएगा। सो द ब्रेकिंग ऑफ CC बॉन्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, मतलब वही जो भी आपका रेस्पिरेशन के लिए आ रहा है सबस्ट्रेट, चाहे वो ग्लूकोज हो, चाहे वो फैट्स हो, चाहे वो प्रोटीन हो, ठीक है, जो भी इसका ब्रेकडाउन होगा विद इन सेल लीडिंग टू द रिलीज ऑफ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, से तो हम कहते हैं रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग बता दिया मैंने, ठीक है। कहाँ गया? नाउ ये जो ब्रेकडाउन है बॉन्ड का, ये मल्टीपल स्टेप में होगा आपका, ठीक है, ये मल्टीपल स्टेप्स में होगा, ब्रेकडाउन मल्टीपल स्टेप्स में होगा। क्यों? अदरवाइज एनर्जी वुड बी वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। और कंपाउंड डेट आर ऑक्सीडाइज, जो भी कंपाउंड आपका ब्रेकडाउन होगा ऑक्सीडाइज होगा रेस्पिरेशन के दौरान, उसे हम कहेंगे आपका रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। रेस्पिरेशन में सबस्ट्रेट हिसाब से एक्ट करने वाला है, तो हम क्या बोलेंगे? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डेट में भी कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, फैट हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, ऑर्गेनिक एसिड हो सकता है, पर यूजुअली कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एक तो आर्टिकल है आपका बुक में, दैट इज डू प्लांट ब्रीथ,
हाँ, बात तो सही है, क्या प्लांट ब्रीथ करता है? ऑब्वियसली ब्रीदिंग मीन्स उनमें एनर्जी बनेगा कैसे? एनर्जी बनेगा तो रेस्पिरेशन होना ही पड़ेगा, तो सही है। पर क्या उनके उनमें हमारे जैसा वेल डेवलप रेस्पिरेटरी सिस्टम है? तो ऑब्वियसली नहीं है। हमारे जैसा लंग्स कहाँ है उनके पास? नहीं है ना। तो ब्रीदिंग कैसे करते हैं? तो उनका एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है थ्रू स्टोमाटा, जो प्रेजेंट होता है सरफेस में लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स हमने एनाटॉमी में देखा है, बार के बाहर का ओपनिंग्स, ठीक है। सो इनके थ्रू से इनका एक्सचेंजेस होता है। कोई स्पेशलाइज ऑर्गन नहीं है इनके पास, नो स्पेशलाइज ऑर्गन। नाउ वाई क्यों इनको स्पेशलाइज ऑर्गन का जरूरत नहीं? तो 3 कारण है, बस नॉलेज के लिए ध्यान रख लीजिएगा। सिंपल से बता रहा हूँ, देखिए। पहला बात की प्लांट का सारा अपना पार्ट खुद टेक केयर कर लेता है अपना गैसेस एक्सचेंज का। ईच पार्ट टेक केयर ऑफ देयर ओन गैसेस एक्सचेंज। लीफ में गैसेस एक्सचेंज की जरूरत है तो स्टोमाटा खुल जाएगा। स्टेम में जरूरत है तो आपका बर्ड का जो लेंटिसेल्स है यहाँ से एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है। सो अपना हर पार्ट खुद ही केयर कर लेता है। अब मेरे पाँव को बोलो रेस्पिरेशन करते वहां से गैसेस एक्सचेंज होगा क्या? ऑब्वियसली नहीं होगा। हम यहाँ से ले रहे हैं, फिर लंग्स से ऑक्सीजन जा रहा है और वो ब्लड की मदद से जा रहा है, ठीक है। पर प्लांट में से झमेला नहीं, अपना पार्ट वो खुद ही टेक केयर कर लेते हैं, सब जगह उनके पास सुविधा है, तो इसलिए उनमें स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं है। दूसरा कारण, उनमें कोई ग्रेट डिमांड, दे डू नॉट हैव ग्रेट डिमांड फॉर गैसेस एक्सचेंज। मतलब गैसेस एक्सचेंज का उतना ग्रेट डिमांड नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका एनर्जी कम चाहिए होता है। अब हम देखो, यहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, एनर्जी लग रहा है कि नहीं? ठीक है, पढ़ा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, एनर्जी लग रहा है ना। इधर उधर भागता हूँ, मेरे को ऑब्वियसली ज्यादा एनर्जी चाहिए होता है, तो ज्यादा मेरा ब्रीदिंग का रेट होगा, ज्यादा गैसेस एक्सचेंज होगा। हम प्लांट तो एक जगह खड़ा रहता है, उसको थोड़ी इधर उधर भागना है, तो बीच में उनका मतलब एनर्जी का डिमांड कम ही रहता है। थर्ड पॉइंट जो कि इंक्लूडेड नहीं है, जगह नहीं हुआ, तो थर्ड पॉइंट ये है कि हमने देखा था कि पेरेन्काइमा सेल्स के बीच में कुछ स्पेस प्रेजेंट रहता है, इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है। सो इंटरसेलुलर स्पेस से भी आपका गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस करता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो इसलिए इनमें कोई स्पेशलाइज ऑर्गन नहीं है। ऑलराइट, इजी है। चलो नाउ टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन देख लेना एक बार बस, कि ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट, कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, अगर आपका रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कार्बोहाइड्रेट या फैट होगा तो उसको हम बोलेंगे फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, ठीक है। तो एफ फॉर फैट याद रख लेना। तो एफ फॉर फैट फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, और कार्बोहाइड्रेट भी अगर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है तो फ्लोटिंग रेस्पिरेशन ही बोलेंगे। और अगर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट प्रोटीन है तो ऐसा रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। पी फॉर प्रोटीन, पी फॉर प्रोटोप्लाज्मिक, याद रख लेना। ये किसके बेसिस पे? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के बेसिस पे। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑलरेडी बताती है क्या? एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक। एरोबिक में क्या होगा? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आपका कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होगा इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। कंप्लीट ऑक्सीडाइज होने वाला है यहाँ देखो, तो एनर्जी हमको ज्यादा मिलेगा, 38 एटीपी मिलता है नेट गेन। कैसे? तो हम लास्ट में देखेंगे। और एनारोबिक सिंस ऑक्सीजन नहीं होता है तो क्या होता है? पार्शियल ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का। यहाँ या तो ये ग्लूकोज जो है आगे जाके लैक्टिक एसिड में टूटेगा, जो कि ईस्ट में भी होता है, मसल सेल में भी होता है, काफी ऑर्गेनिजम्स में होता है, या फिर आपका ग्लूकोज इथानॉल में ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। देखेंगे बाद में डिटेल्स में, इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इसलिए यहाँ कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, तो यहाँ एनर्जी कम मिलता है, 2 एटीपी मिलता है एनारोबिक रेस्पिरेशन से। सब देखेंगे थोड़ा देर में, ठीक है। सो आई थिंक मैं एक बार आपको पूरा मैकेनिज्म एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसको हटाता हूँ, ध्यान देना। अभी पूरा मैकेनिज्म एक्सप्लेन कर देता हूँ आपका रेस्पिरेशन का, ताकि ये चैप्टर ही क्लियर हो जाए। आई थिंक उधर क्लियर नहीं जाएगा। अरे क्या हो गया? ओ ठीक है, देखो पूरा रेस्पिरेशन खत्म कर रहा हूँ मैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन, समझ लेना बस। अरे यार ड्राइंग सही नहीं हो रहा है, समझ लो बस। इनर मेम्ब्रेन, ये तो एमीबा ही बन गया, थोड़ा भी समझने लायक भी नहीं रहा है। पेन टेप नया है ना, तो यू नो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू राइट। आई एम न्यू हो गए, समझ लो यार। अभी तो बस समझ लो कि ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। ये क्या है आपका? आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये आपका क्या है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। समझना ही तो है, देखो, ठीक है। ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। अब देखो क्या होने वाला है कहानी। सो ये एक सेल है,
अरे यार अगेन आई डिड ए मिस्टेक। कोई नहीं सही है। ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। और ये प्रेजेंट कहाँ है आपका? सेल में प्रेजेंट है, तो मैं इधर एक सेल बना दे रहा हूँ। ठीक है, सेल साइटोप्लाज्म में, तो ऐसा करके ये एक सेल हो गया। ठीक है, ये रहा, पकड़ लो। सो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये आपका साइटोप्लाज्म है सेल का। इट्स ऑल राइट। देखो सो बेसिकली होता क्या है, एनर्जी हमको पर्टिकुलरली आपका ग्लूकोज से ही मिलता है। तो ग्लूकोज जैसे ही मेरे बॉडी में सेल में आएगा, तो पहले सेल में साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज जो है आपका, ठीक है, ग्लूकोज जो है आपका सेल का साइटोप्लाज्म में वो चेंज हो जाता है इनटू पायरुविक एसिड। ठीक है, शॉर्टली लिख रहा हूँ पायरुविक एसिड। ग्लूकोज 6 कार्बन का होता है, पायरुविक एसिड 3 कार्बन का है। तो बैलेंस करने के लिए कितना बनेगा? 2 पायरुविक एसिड बनेगा, तभी तो 6 कार्बन होना ग्लूकोज जैसा। सो एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनता है साइटोप्लाज्म में, और इससे हम कहते हैं, इससे कहते हैं हम ग्लाइकोलाइसिस। इस स्टेप को क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। तो सबसे फर्स्ट आपका क्या होगा? ग्लाइकोलाइसिस होता है सेल में। ठीक है, और ये आपका इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसके लिए आपको ऑक्सीजन का जरूरत नहीं है। नो O2 इज रिक्वायर्ड। ठीक है, नो O2 इज रिक्वायर्ड फॉर ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन के लिए। और हमने सेल चैप्टर में पढ़ा है कि राइबोसोम और साइटोप्लाज्म सब ऑर्गेनिज्म में होता है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक्स हो चाहे वो यूकैरियोटिक्स हो। दैट मींस ग्लूकोज दैट इज मींस ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस, जिससे ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है, एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। ये एनारोबिक ऑर्गेनिज्म में भी होगा, एरोबिक में भी होगा। क्यों? क्योंकि पहला स्टेप है और यहाँ कोई ऑक्सीजन का जरूरत नहीं है, तो एनारोबिक में भी होगा। ठीक है, अब ये पायरुविक एसिड का भविष्य क्या होने वाला है, आगे जाके पायरुविक एसिड क्या बनेगा, डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन है या नहीं। अगर एनारोबिक ऑर्गेनिज्म है जैसे ईस्ट, तो पायरुविक एसिड क्या करेगा? फर्मेंटेशन करना स्टार्ट कर देगा। दैट इज अगर ईस्ट है तो ये पायरुविक एसिड तरह कन्वर्ट हो जाएगा इथानॉल में। क्या? इथानॉल। और इथानॉल क्या है? C2H5OH। कितना कार्बन? एक आपका पायरुविक एसिड साइटोप्लाज्म में। ठीक है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक्स का है आपका, बेसिकली बैक्टीरियल होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया होता नहीं है। सो देखो पायरुविक एसिड 3 कार्बन का, इथानॉल 2 कार्बन का, तो इस प्रोसेस में आपका एक CO2 निकल जाता है, और इसे हम कहते हैं आपका एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो बात कर रहा हूं, तब ये हो जाएगा पायरुविक एसिड आपका इथानॉल में या तो बदल सकता है, या फिर आपका ये लैक्टिक एसिड में बदल सकता है। लैक्टिक एसिड और लैक्टिक एसिड 3 कार्बन का है। कितना कार्बन का है? लैक्टिक एसिड आपका 3 कार्बन का है, तो यहाँ कोई कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होगा। और इसको आपका लाता है एल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेस एंड लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजनेस एंजाइम, इस मतलब प्रोसेस को मुकाम में लेके आते हैं। ये कब होगा? जब आपका ऑक्सीजन एब्सेंस होगा, इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होने वाला है, और इसे हम फर्मेंटेशन कहते हैं। और लैक्टिक एसिड हमारा बॉडी में भी होता है। कब पता है? जब हम पूरा दौड़ेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो मेरे बॉडी में काम कर रहा हूं तो एनर्जी का जरूरत ज्यादा पड़ेगा कि नहीं? ज्यादा पड़ेगा, तो उसके वजह से मेरा ब्रीदिंग रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। इसलिए बढ़ जाता है ताकि मैं रेस्पायर ज्यादा करूं और मेरे बॉडी में ऑक्सीजन ज्यादा जाए। फिर भी जो एक्सरसाइज का डिमांड होता है वो पूरा नहीं कर पाने से मेरा बॉडी में क्या हुआ? एनर्जी तो फटाफट बनाना पड़ेगा, तो मेरा बॉडी में ग्लूकोज पायरुविक एसिड में ब्रेकडाउन होगा, और ये पायरुविक एसिड मेरा लैक्टिक एसिड में टूट जाता है हमारा मसल सेल में, और लैक्टिक एसिड डिपोजिट हो जाएगा, और जिसकी वजह से हमको थकान, फैटिग होने लग जाता है। फिर आप आधा एक घंटा बाद देखना आपको अच्छा हो गया। क्यों? क्योंकि लैक्टिक एसिड फिर कुछ मैकेनिज्म से वापस से पायरुविक एसिड में टूट जाएगा एंड एरोबिक वाला प्रोसेस स्टार्ट कर देगा, जो कि हमारे बॉडी में होता है, क्योंकि हमें माइटोकॉन्ड्रिया है एंड ऑक्सीजन भी अवेलेबल है। ठीक है, सो अगर ऑक्सीजन नहीं है तो ये आपका फर्मेंटेशन करेगा, एल्कोहलिक या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। और अगर आपका ऑक्सीजन है तो ये पायरुविक एसिड सबसे पहले तो आपका ये माइटोकॉन्ड्रिया में घुस जाएगा। ठीक है, पायरुविक एसिड जो है ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया में घुस जाएगा। पायरुविक एसिड आपका माइटोकॉन्ड्रिया में घुस जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एसिटाइल कोएंजाइम में, एसिटाइल कोएंजाइम है, जो कि 2 कार्बन का कंपाउंड है। ठीक है, ऑक्सीजन का प्रेजेंस में घुस जाएगा। अगर ऑक्सीजन है, एरोबिक रेस्पिरेशन है, तो पायरुविक एसिड जो बना है वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया में घुस जाएगा, और इसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा? पायरुविक एसिड अब कन्वर्ट हो जाएगा 2 कार्बन कंपाउंड एसिटाइल कोएंजाइम में। ये 2-2 होगा। ठीक है, 2-2 कंपाउंड है, सब 2-2 बनने वाले हैं। डिटेल्स में हम देखेंगे, जैसे एक ओवरव्यू दे रहा हूं। तो इसमें क्या होगा आपका? सिंस पायरुविक एसिड 3 कार्बन का था और यहाँ 2 कार्बन कंपाउंड बने, तो इस प्रोसेस में आपका एक CO2 रिलीज हो जाएगा। ठीक है, एक CO2 रिलीज हो गया, तो 2 पायरुविक एसिड 2 एसिटाइल कोएंजाइम बनता है, तो 2 CO2 रिलीज होगा। हम देखेंगे थोड़ी देर में। और पहला स्टेप में भी आपका इन द फर्स्ट स्टेप, ठीक है, पहला स्टेप में हम लोग का ATP बनता है यहाँ
ग्लाइकोलाइसिस में हमको कुछ तो एटीपी बनेगा, प्लस यहाँ हमको NADH बनता है, NADH2 चेक भी बनता है। ये पायरुविक एसिड से जब ये कन्वर्ट होता है तो भी यहाँ हमारा NADH2 बनता है। और ये एसिटाइल कोएंजाइम में क्या होगा, एक प्रोसेस होता है क्रेब्स साइकिल, माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल, उसमें एंटर मार जाएगा ये एसिटाइल कोएंजाइम में। सबस्ट्रेट है क्रेब्स साइकिल का एसिटाइल कोएंजाइम में, ठीक है। और वो साइकिल को कंप्लीट करके यहाँ में भी हमको एटीपी बना के देगा, NADH2 बना के देगा, चेक बना के देगा, एंड FADH2 भी बना के देगा। क्रेब्स साइकिल हमको कैश चेक सब बना के देगा। सो ग्लाइकोलाइसिस में हम लोग का आपका एटीपी और NADH2 बना, फिर पायरुविक एसिड जो एसिटाइल कोएंजाइम ए में बन रहा है, और एसिटाइल कोएंजाइम में क्या है आपका क्रेब्स साइकिल का सबस्ट्रेट है। एसिटाइल कोएंजाइम में क्रेब्स साइकिल का सबस्ट्रेट है। तो ये जो स्टेप है आपका पायरुविक एसिड से जो एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है, इसे हम कहते हैं लिंकिंग स्टेप। किसको लिंक कर रहा है बीच में, देखो ये स्टेप किसको लिंक कर रहा है, क्रेब्स साइकिल को और ग्लाइकोलाइसिस को, ठीक है। सो फर्स्ट होगा ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा होता है आपका लिंकिंग स्टेप, और थर्ड होता है आपका क्रेब्स साइकिल, ठीक है। ये सब होने के बाद हमको एनर्जी तो मिल गया एटीपी, उसके अलावा चेक्स मिल पाए। अब ये चेक्स को मैं तोड़ूंगा कहाँ, तो ये चेक्स को तोड़ा जाता है आपका इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। कहा, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में आपका 5 कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और ये प्रोटीन, ये कॉम्प्लेक्स से जब आपका इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेगा, वो बाद में समझ में आएगा थोड़ी देर में। कहने का मतलब ये है कि ये ही 5 कॉम्प्लेक्स से जो प्रेजेंट है ना आपका इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, यही आपका बैंक है, यही आपका NADH2 और FADH2 को एटीपी में कन्वर्ट करवाता है, हेल्प करवाएगा, ठीक है। और यहाँ में इलेक्ट्रॉन एक से प्रोटीन से दूसरा प्रोटीन चेन में मूव करते हैं, तो इसलिए इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो फोर्थ क्या होगा आपका, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। सो यही 4 स्टेप रेस्पिरेशन में पढ़ना है। अब इसी को चीज हम जो है डिटेल्स में पढ़ेंगे। आई होप समझ पाए हो। सबसे पहले सेल में साइटोप्लाज्म में एनर्जी ग्लूकोज आता ही वो ग्लाइकोलाइसिस होकर पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल का एनर्जी हमको मिलेगा एटीपी और चेक्स भी मिलेगा। एनारोबिक रेस्पिरेशन में तो फर्मेंटेशन करने लगेगा, या तो आपका लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन या तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, देखेंगे इसको भी। और अगर ऑक्सीजन प्रेजेंस है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? ताकि एसिटाइल कोएंजाइम में आपका क्रेब्स साइकिल में जाए, और क्रेब्स साइकिल में जाएगा तो हमको और एटीपी और चेक्स मिलेगा, और ये चेक को फाइनली हम इसके थ्रू से तोड़ देंगे, ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्स का थ्रू से, ठीक है। सो इसी चीज को अभी पूरा चैप्टर में बस यही पढ़ना है डिटेल्स में, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर है। तो स्टार्ट कर देता हूं आपका, वही चीजें यहाँ देखो, इतना ही लंबा इसलिए बताया ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए और अभी इजी हो जाए। देखो, सो ग्लूकोज क्या है आपका, पायरुविक एसिड तो बनेगा, इसे हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। इसका भविष्य क्या है, अगर ऑक्सीजन नहीं रहा तो इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर लैक्टिक एसिड में, फर्मेंटेशन कहते हैं। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंस है तो ये पहले मैट्रिक्स में जाके एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होगा, जिसे हम लिंकिंग स्टेप कहते हैं, ताकि एसिटाइल कोएंजाइम में आपका क्रेब्स साइकिल में घुस जाए, और फिर क्रेब्स साइकिल से जो भी हमारा NADH2 FADH2 बना वो ETC के थ्रू से हमको एनर्जी देते हैं। ओके, तो बस नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। बहुत जरूरी है ग्लाइकोलाइसिस। इसे हम EMP पाथवे भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसे 3 साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, एम्बेड, ठीक है, मेयरहोफ एंड पार्डस, प्रोनाउंस स्पेलिंग देख लेना है, ठीक है, एमडेन, मेयरहोफ एंड पार्डस, कुछ प्रोनाउंसिएशन ऐसा था, लेट मी चेक। ओके, एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ। EMP पाथवे साइंटिस्ट का नाम में आया था, ठीक है, ध्यान रख लेना, प्रोनाउंसिएशन काफी बार गलती होता है यार। हाँ ठीक ही तो है मेरा, एमडेन है, ठीक है, मेयरहोफ एंड पार्डस, याद रख लेना। इसलिए ग्लाइकोलाइसिस को EMP पाथवे भी कहा जाता है। अब ये होगा कहाँ ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में ब्रेकडाउन कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में। ऑलरेडी हमने देखा, ये क्वेश्चन पूछता है। तो यूनिवर्सल प्रोसेस है, क्योंकि प्रोकार्योट्स हो या यूकैरियोटिक्स हो, साइटोप्लाज्म तो सबका है, और ये बिना ऑक्सीजन का प्रेजेंस में होगा तो यूनिवर्सल है। ये ग्रीक वर्ड से लिया गया था, दैट इज ग्लाइकोज का मतलब था शुगर, लाइसिस का मतलब था स्प्लिटिंग, शुगर का स्प्लिटिंग ही को तो कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। सो ये फर्स्ट स्टेप है सेलुलर रेस्पिरेशन में, चाहे वो एनारोबिक हो या एरोबिक रेस्पिरेशन हो। यहाँ क्या होता है आपका, इस स्टेप में पार्शियल ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हुआ, पार्शियली तो ब्रेकडाउन हुआ ना। 6 कार्बन का ग्लूकोज था तो 3 कार्बन में ब्रेकडाउन हुआ, थोड़ी सारा कार्बन गायब हो गया, ठीक है। सो ये आपका पार्शियल ब्रेकडाउन होता है इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या, पायरुविक एसिड या पायरुवेट। कॉमन फेज है, चाहे एरोबिक हो या एनारोबिक हो, बता के रखा हुआ है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एंड इट इज ए 10 स्टेप प्रोसेस। हम दिखाऊंगा 10 स्टेप प्रोसेस दिखाऊंगा आपको, ठीक है।
सो देखो बेसिकली ग्लूकोज से आपका पायरुविक एसिड बनता है, बट प्लांट में तो आपका खाना बनता है इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज, और सुक्रोज जो है आपका डाइसेक्राइड है, दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। मोनोसेक्राइड मतलब एक ग्लूकोज, डाइसेक्राइड मतलब दो सेक्राइड यूनिट से मिलकर बनता है। तो सुक्रोज का मोनोमेरिक यूनिट है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। जब मिल जाता है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज तो आपका बनता है सुक्रोज, और प्लांट आपका बेसिकली सुक्रोज का फॉर्म में आपका खाना बनाता है। तो प्लांट में भी तो एनर्जी का जरूरत होगा ना, खाना तो बना लिए, पर जैसे रूट हो गया, जैसे आपका स्टेम हो गया, जहां आपका खाना नहीं बनता प्लांट पार्ट में, उनको भी तो सप्लाई करना होगा ना एनर्जी, फूड एनर्जी, समझो। तो प्लांट में भी रेस्पिरेशन होगा, हमारे में भी होगा, सेम प्रोसेस में ही होता है हमारे में भी, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस, लिंकिंग स्टेप, क्रेब्स साइकिल एंड ईटीसी सेम स्टेप में होता है। सो प्लांट में भी आपका खाना बनता है सुक्रोज, जो कि डाइसेक्राइड है, वो भी ब्रेक डाउन हो जाता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से आपका जो है क्रेब्स साइकिल ग्लाइकोलाइसिस कर सकते हैं, सुक्रोज नहीं, एंटर नहीं मार सकता सुक्रोज, दिखाऊंगा मैं, ठीक है। सो ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज जो है वो फॉस्फोराइलेट कर दिया जाएगा इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बाय एंजाइम हेक्सोकाइनेस। जहां भी काइनेस वर्ड आ जाता है जिंदगी में, याद रखना बायोलॉजी में काइनेस वर्ड जहां भी आ गया तो समझना वो एक ऐसा एंजाइम है जो फॉस्फेट को ऐड करता है। क्या? फॉस्फेट को ऐड करता है, याद रख लेना। तो ये लाइन मुझे पता है समझ में नहीं आया, तो नहीं आने से भी कोई बात नहीं, थोड़ा देर में पता चलेगा ना। फॉस्फोराइलेशन देखो यार, फॉस्फोराइलेशन सेंटेंस क्या है? फॉस्फोराइलेशन का मतलब सिंपल भाषा में एडिशन ऑफ फॉस्फेट, मतलब फॉस्फेट बना के एनर्जी बनाना अल्टीमेटली। ये अलग अलग स्टेप में हो सकता है, दे में भी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन मतलब क्या है? एक ए सबस्ट्रेट है वो बी में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसके बीच में अगर आपने एटीपी बना लिया तो क्या हुआ? सबस्ट्रेट का कन्वर्शन में बना लिया, तो इसे को हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉर्मुलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या है? यहाँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन के मदद से आप एनर्जी बनाओगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस जो होगा उसके मदद से एनर्जी बनाओगे, और ये होता है ईटीसी में, ठीक है, जो कि देखेंगे। और एक होता है फोटो फॉस्फोराइलेशन। फोटो मतलब लाइट, लाइट के प्रेजेंस में अगर फॉस्फेट बनता है, एनर्जी बनता है, तो उसे हम कहते हैं फोटो फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। सब स्टार्ट करते हैं ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस। मैंने शॉर्टली लिख के रखा हुआ है यहाँ में, ठीक है, ताकि आपको एक्चुअली शॉर्ट में लिखा रहने से पढ़ने में और इजी हो जाता है, मतलब ठीक है। फुल नहीं लिखा है लैंग्वेज में, मैं बता दूंगा आपको। सो ग्लूकोलाइसिस का पहला, ग्लाइकोलाइसिस का पहला स्टेप क्या होता है कि ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। क्या? ग्लूकोज में आपका 6 नंबर पोजीशन में फॉस्फेट लग जाता है। कौन सा पोजीशन में? 6 नंबर पोजीशन में। तो ये फॉस्फेट आएगा कहां से? तो एटीपी से एक फॉस्फेट आ जाता है यहाँ में, तो एडीपी जो है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट था, एक फॉस्फेट आ गया ग्लूकोज का 6 नंबर पोजीशन में, तो अब हम इसे कहते हैं एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है। और इसको अंजाम दिलवाएगा हमारा हेक्सोकाइनेस एंजाइम, पहला स्टेप है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फिर आइसोमराइज होगा नेक्स्ट स्टेप में आपका फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। ग्लूकोज फ्रुक्टोज में आइसोमराइज हो गया क्योंकि 6 कार्बन का है, ठीक है। ये भी स्टेप है, सेकंड स्टेप। और बाय चांस अगर प्लांट में अगर फ्रुक्टोज आपका प्लांट में आ गया है, सुक्रोज जो ग्लूकोज फ्रुक्टोज में कन्वर्ट हुआ, तो ग्लूकोज तो डायरेक्ट यहां से एंट्री मारेगा, और फ्रुक्टोज जो है ये यहां में फॉस्फेट को ऐड करके हेक्सोकाइनेस का मदद से यहां से एंट्री मारेगा ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में। फ्रुक्टोज का बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में और एक फॉस्फेट लग जाएगा 1 नंबर कार्बन में, तो हम क्या बोलेंगे? फ्रुक्टोज 1 नंबर में लग जाएगा। अब 6 में तो था ही, तो 1 6 20 फॉस्फेट। बाइफॉस्फेट हम जब कहते हैं जब सेम कार्बन में आपका फॉस्फेट लग जाए, और जब अलग अलग कार्बन में फॉस्फेट लगता है तो हम 20 फॉस्फेट कहते हैं, ठीक है। सो 1 और 6 कार्बन में लगता है फ्रुक्टोज का, तो हम 1 6 20 फॉस्फेट कहते हैं। क्लियर है? अब 2 फॉस्फेट लग गया, तो ये 2 फॉस्फेट 6 मोलिक्यूल का था ना इस तरीके से, अब ये 3 में भाग हो जाएंगे। एक फॉस्फेट इधर चला जाएगा, एक फॉस्फेट इसके पास आ जाएगा, 3 कार्बन के मोलिक्यूल में टूट जाएंगे। तो आप बोलोगे सर हमको तो ग्लाइकोलाइसिस में एनर्जी बनाना था, आपने तो यहाँ एटीपी खर्च कर दिया पहला यहाँ में, और फ्रुक्टोज 6 से फ्रुक्टोज 1 6 20 फॉस्फेट है, 1 नंबर में जो फॉस्फेट आया ये भी आपका एटीपी से ही हम लेते हैं। सो भैया पहला जो होता है एनर्जी कंज्यूमिंग स्टेप होता है, यहाँ से यहाँ तक जो है एनर्जी कंज्यूमिंग स्टेप है, मतलब पहले पैसा खर्चा करोगे, इन्वेस्टमेंट करोगे, तो ही ना जाके आपको रिटर्न्स मिलने वाला है, ठीक है। तो 2 हमने एटीपी यहाँ खर्चा किया, लास्ट में हम दिखाऊंगा। और ये स्टेप जो है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस एंजाइम इस स्टेप को अंजाम देता है, ये वाला स्टेप फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस। और याद रख लेना बस कि इट इज द रेट लिमिटिंग एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। रेट लिमिटिंग एंजाइम है ग्लाइकोलाइसिस का फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस। अब फ्रुक्टोज 1 6 20 फॉस्फेट क्या होगा? 3 कार्बन का 2 मॉलिक्यूल में चेंज हो जाएगा, ठीक है। 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा, एंड
ढेप में चेंज होगा। ढेप मतलब डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, तो दोनों में एक एक फॉस्फेट आ चुका है, ठीक है। 3-फॉस्फोग्लिसर एल्डिहाइड याद रखना एल से, और डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ एल्डोलेस एंजाइम, एंड दे आर इंटर कन्वर्टेबल। ये इसमें चेंज हो जाता है और ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। सो अल्टीमेटली ये ढेप जो है आपका 3PgL में ही कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सो अब क्या होगा, आपका एल्डिहाइड जो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा इनटू, और एक इनऑर्गेनिक यहाँ फॉस्फेट लग जाएगा, ठीक है। एटीपी से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लग जाएगा 1 नंबर पोजीशन में, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू 1,3-20, क्योंकि अलग अलग कार्बन में फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, क्योंकि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन उनसे एसिड बनेगा, ठीक है। तो 1,3-20 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और इस स्टेप में मेरा NAD+ जो है वो रिड्यूस हो जाएगा इनटू NADH2 या फिर NADH+H+। ऐसा लिखते हैं, एक ही बात है दोनों का, ठीक है। हाइड्रोजन को लेके ये रिड्यूस हो गया, NAD+ जो था वो रिड्यूस हो गया, और इस रिड्यूस एनर्जी को हम इस्तेमाल करेंगे ETC में, ठीक है। ये वाला स्टेप में, कौन सा स्टेप में NADH बन रहा है ध्यान रखो, NADH2। अब ये क्या होगा, 1,3-20 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड अब कन्वर्ट हो जाएगा 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, मतलब 1 वाला का फॉस्फेट निकल गया, तो फॉस्फेट कहां चला जाएगा आपका, ATP बन जाएगा। ADP के साथ कंबाइन करके वो फॉस्फेट आपका क्या बना लेगा, ATP बना लेगा। और ये मैं एक फॉस्फोग्लिसर एल्डिहाइड के लिए दिखा रहा हूं ये रिएक्शन, और ये ढेप जो है आपका वही बन जाएगा, तो ये रिएक्शन 2 बार होने वाला है, ठीक है। ढेप भी आपका 3PgL बन जाएगा, तो एक बार PgL के लिए सारा चीज सेम होगा, फिर ढेप भी जब उसमें कन्वर्ट हो जाएगा तो उसके लिए भी सेम चीज होने वाला है। तो हर चीज को यहाँ 2-2 से इंटू कर दो, समझ, 2 बार होने वाला है सारा चीज, ठीक है। तो देखो, तो ये फॉस्फेट निकला तो ATP बन गया एक स्टेप, देखो यहाँ एनर्जी बन गया। अब ये 3Pg जो है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, आइसोमराइज हो गया, फॉस्फेट गया नहीं है, 3 से 2 पोजीशन में आ गया। अब ये 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इनोलेस एंजाइम। कौन सा एंजाइम, इनोलेस एंजाइम। और ध्यान रखना इस स्टेप में आपका वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है 9th वाला नंबर स्टेप में। 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड आपका फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है इनोलेस एंजाइम की मदद से। और फाइनली ये पायरुविक एसिड आपका फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड आपका पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, तो फॉस्फेट गायब हो गया, तो ये फॉस्फेट को मेरा ADP ने पकड़ के ATP बना लिया, समझ रहे हो। तो देखो ये 10 स्टेप का प्रोसेस होता है, तो बहुत सिंपल है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट वो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है, फ्रुक्टोज 1,6-20 फॉस्फेट 3 मॉलिक्यूल में टूट जाएगा, 3-फॉस्फोग्लिसरॉल पागल भी याद रख लेना, या ढेप डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट फिर से पागल बन जाएगा, ठीक है, 3PgL। अब ये 3PgL 1,3-20 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा, फिर एक निकल जाएगा तो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा, और वो फॉस्फेट निकल के ATP बना लेगा। 3 से 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 से फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड, और फाइनली पायरुविक एसिड बन गया, फॉस्फेट हट गया, तो यहां में भी एक ATP बन जाएगा। सो अल्टीमेटली एक फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड, एक का बात कर रहा हूं, एक जब आपका कन्वर्ट हो रहा है तो देखो कितना NADH2 बन रहा है, एक NADH2 बन रहा है, कितना ATP बन रहा है, एक ATP यहां बन रहा है, एक का बात कर रहा हूं, एक ATP यहां बन रहा है, सो 2 ATP बन रहा है। और ढेप जब आपका वापस से कन्वर्ट हो जाएगा 3PgL में, तो ये चीज सेम रिपीट होगा, सो और एक NADH2 बनेगा, यहां में और एक ATP बनेगा, और यहां में और एक ATP बनेगा। दैट मींस अल्टीमेटली हमको ग्लाइकोलाइसिस में 2 NADH2 बनने को मिलेगा और 4 ATP बनने को मिलेगा, सो इसलिए हम इसे एनर्जी रिलीजिंग स्टेप कहते हैं, ठीक है। नाउ सी एनर्जी रिलीजिंग स्टेप कहते हैं। अब देखो, तो अभी कितना मेरे पास बना, 4 ATP बना है और 2 NADH2, ये ETC में जाके अल्टीमेटली कितना ATP में कन्वर्ट होगा आपका 6 ATP, क्योंकि एक NADH2 से कितना ATP बनता है 3, और ये 4, तो आपको बना कितना टोटल ग्लाइकोलाइसिस से एंड में एकदम वहां बैंक में जाके आपको टोटल बात करो तो आपको 10 ATP मिल रहा है। पर इससे पहले हमने 2 ATP खर्चा किया, जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा था, एक ATP वहां, और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से जब फ्रुक्टो 1,6-20 फॉस्फेट बन रहा था, 2 ATP खर्चा किया था कि नहीं ऊपर में, तभी तो हमको इतना मिल रहा है, तो माइनस कर दो 2 ATP, क्योंकि ऊपर में हमने खर्चा किया हुआ है, दिखा दूंगा। तो नेट गेन हमको ग्लाइकोलाइसिस से 8 ATP मिलेगा टोटल लास्ट में। और नेट ATP कितना मिला इसी स्टेप में, अगर आपको पूछेगा कि ग्लाइकोलाइसिस में सिर्फ ATP कितना मिल रहा है, तो आप बोलोगे 4 तो ATP मिला था, उसमें से हमने 2 ऊपर खर्चा किया था, तो नेट मेरे हाथ में ग्लाइकोलाइसिस से नेट अगर ATP का बात पूछे तो 2 ATP आ रहा है मेरे पास। और पूरा रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस से कितना ATP आएगा, तो 8। रेस्पिरेशन बोलने से आपका ATC भी आ जाता है, पर सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस में कितना कैश ATP आ रहा है बोलने से सिर्फ 2। 4 बना था पर 2 तो हमने इस्तेमाल कर लिया ऊपर में, ये वाला देखो, ये वाला एक यहां में इस्तेमाल किया और एक यहां इस्तेमाल किया, 2। क्लियर है।
सो आई होप क्लियर है, ठीक है। तो ये है ग्लाइकोलाइसिस। तो 2 बार आप इस शॉर्टकट इस तरीके से नोट्स में जो दिया हुआ है आप 2 बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा, टेंशन मत लो। सो नेट एनर्जी हमको मिलने वाला इससे लास्ट तक जाके हमको मिलेगा कितना 8 एटीपी। पर केस अगर कितना एटीपी मिला पूछने से आपको बोलोगे सिर्फ 2 एटीपी, क्योंकि NADH2 थोड़ी यहाँ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा आगे जाके। सो दिस इज योर ग्लाइकोलाइसिस, याद रख लेना। क्वेश्चन क्या आता है मैं बताता हूँ, देखो क्वेश्चन आएगा आपका, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा स्टेप में आपका NADH2 बनता है, तो ये स्टेप याद रख लेना। जब फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट होता है, ये क्वेश्चन कहाँ का एटीपी बनता है। सो 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड जब फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट होगा 3, तब यहाँ एक एटीपी और लास्ट वाला में एक एटीपी, वाटर यहाँ रिलीज होता है, ये एंजाइम का याद रखना। एंड ठीक है, रेट लिमिटिंग एंजाइम कौन है, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस, याद रखना। एटीपी कौन सा जगह में खर्च होता है वो याद रखना, और ये होता कहाँ है, साइटोप्लाज्म में, ये याद रखना। एक भी क्वेश्चन ग्लाइकोलाइसिस से मिस नहीं होगा। हाँ, इसको 2 बार पढ़ के रिवीजन मारो वरना दिमाग में रहेगा नहीं, लाभ नहीं है। सो अल्टीमेटली आपका एक ग्लूकोज से हम लोग का कितना पायरुविक एसिड बना, कितना बार बताओ, बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि दिमाग में न जाए। 2 पायरुविक एसिड 3 कार्बन का। सो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये पायरुविक एसिड कहाँ घुस जाएगा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में घुस जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट में क्या होगा आपका, ये जो आपका है दैट इज पायरुविक एसिड, नेक्स्ट जो है ये पायरुविक एसिड आपका क्या होगा, ये पायरुविक एसिड जो साइटोप्लाज्म में बना, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो ये पायरुविक एसिड 3 कार्बन का जो है 2 कार्बन एसिटाइल कोएंजाइम में चेंज हो जाएगा। एक पायरुविक एसिड का बात कर रहा हूं, तो एक CO2 रिलीज हो जाएगा। सो ये पहला स्टेप है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन में, जहां आपका CO2 इवॉल्व हो रहा है। इससे पहले आपका 6 कार्बन था, 3 कार्बन में कन्वर्ट हुआ, कहां CO2 रिलीज हुआ 2 कार्बन का। तो यहाँ में 3 कार्बन का जब 2 कार्बन में कन्वर्ट हो रहा है तो एक CO2 तो जाना पड़ेगा ना, तो रिलीज हो गया। तो ये 2 बार होने वाला है अल्टीमेटली। सो कितना CO2 रिलीज होगा, एट द एंड 2 CO2 रिलीज होता है, ठीक है। और इस स्टेप में भी आपका NAD प्लस रिड्यूस हो जाता है इनटू NADH2, याद रख लेना। एटीपी नहीं बदला, यहाँ हमको चेक मिलने वाला है NADH2। सो एक पायरुविक एसिड के लिए एक NADH2 बन रहा है, तो 2 पायरुविक एसिड जब 2 एसिटाइल कोएंजाइम में बनेगा, सो अल्टीमेटली यहाँ में हमको क्या मिलने वाला है, 2 NADH2 मिलने वाला है लिंकिंग स्टेप में। और याद रखना ये कौन सा एंजाइम की मदद से होता है, तो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस, जहां भी NAD प्लस रिड्यूस होगा NADH2 में, वहां डिहाइड्रोजनेस एंजाइम एक्ट करेगा। और ये हो कहां रहा है, इससे मैंने फिगर में बताया था, लिंकिंग स्टेप कहां में हो रहा है, आपका मैट्रिक्स में। तो इसके लिए पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम कहां रहेगा आपका, ऑब्वियसली माइटोकॉन्ड्रिया में रहेगा, मैट्रिक्स में है ना, थोड़ी आपका साइटोप्लाज्म में रहेगा। सो दिस इज द लिंकिंग स्टेप। आई होप दिस इज क्लियर, ऑलरेडी क्लियर किया था, यहाँ में और एक बार बता दिया। सो इससे पहले हम लोग का हुआ ग्लाइकोलाइसिस, लिंकिंग स्टेप। अब नेक्स्ट क्या होगा, क्रेब्स साइकिल। सो बीच में एक कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, इसे लिंकिंग स्टेप कहते हैं हम इसे। तो एसिटाइल कोएंजाइम इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल, याद रख लेना। सो अल्टीमेटली हमको लिंकिंग स्टेप से 2 पायरुविक एसिड जब 2 एसिटाइल कोएंजाइम में हो रहा है तो 2 NADH2 मिल रहा है। सो एट द एंड हमको कितना एटीपी मिल जाएगा, 1 से 3 मिलता है, तो 2 से 6, ठीक है। अब आते हैं क्रेब्स साइकिल, बहुत इजी एक फॉर्मूला है, याद कर लोगे तो क्या ही बताओ। अरे क्या हो गया, डर गया मैं, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है। खत्म है चैप्टर, बोला ना, इसलिए शुरू में मैंने समझाने में थोड़ा टाइम लगा दिया जानबूझ के, ताकि अभी इजीली हो जाए। देखो अब आता है क्रेब्स साइकिल, मैट्रिक्स में ही होगा, कहां में होगा, ऑब्वियसली मैट्रिक्स में होगा। एसिटाइल कोएंजाइम आ चुका है, और एसिटाइल कोएंजाइम में मेन सबसेट है क्रेब्स साइकिल के लिए। एक चीज याद रख लेना, सारा एंजाइम TCA साइकिल, ये चीज बता देता हूं। देखो क्रेब्स साइकिल इसे इसलिए कहा गया क्योंकि इसे एक साइंटिस्ट हेंस क्रेब्स साहब ने डिस्क्राइब किया था, तो उनके नाम में पहला चीज। इसे हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहते हैं, या साइट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं। साइट्रिक एसिड साइकिल इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ का फर्स्ट कंपाउंड जो है वो साइट्रिक एसिड है, तो इसलिए हम इसे साइट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। या फिर इसे हम TCA साइकिल, दैट इज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि साइट्रिक एसिड में 3 COH ग्रुप लगा रहता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप 3 लगा तो ट्राई बोलोगे ना, इसलिए हम इसे ट्राई कार्बोक्सिलिक साइक्लिक एसिड भी कहते हैं, ट्राई, ठीक है। और इसके लिए जितना भी एंजाइम है TCA साइकिल के लिए, सारा आपका मैट्रिक्स में प्रेजेंट रहेगा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, एक्सेप्ट एक एंजाइम जिसका नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस। ध्यान रख लेना, बाद में पता चलेगा, जो कहां में प्रेजेंट है,
इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। खूब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस कहाँ है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। कौन सा एक ऐसा एंजाइम है जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में नहीं रहता क्रेब्स साइकिल के लिए, ये एंजाइम। क्वेश्चन कैसे भी पूछ देगा, ठीक है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं आपका, डेट इज ये क्रेब्स साइकिल। इजी है, देखो इजी है। तो अभी क्या करना है हमको, एक ट्रिक याद रख लेना है। साइट्रिक एसिड साइकिल है ना, तो याद रख लेना, एक लाइन याद रख लेना। साइट्रिक एसिड इस ए स्पेशल में डबल एस स्क्वायर रहेगा, ठीक है, स्पेशल फनी मोलिक्यूल। ओके, देखो एंट्रेंस के लिए तो एक झटका में याद हो जा रहा है, एंट्रेंस ही हम पढ़ रहे हैं ना, देखो एक झटके में याद करना है। साइट्रिक एसिड इस ए स्पेशल फनी मोलिक्यूल। ओके, साइट्रिक एसिड साइकिल है तो एक फॉर्मूला याद रख लो। साइट्रिक एसिड इस स्पेशल में आपका स्क्वायर है फनी मोलिक्यूल। ओके, सो इसी से आपका सारा कहानी हो जाएगा पूरा। देखो साइट्रिक एसिड 2 कार्बन का कंपाउंड है, ये आपका 4 कार्बन का कंपाउंड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ बाइंड करता है और 6 कार्बन कंपाउंड आपका साइट्रिक एसिड बना देता है। तो पहला हो गया साइट्रिक एसिड, मतलब एसिटाइल कोएंजाइम में कंबाइन विद ऑक्सैलो एसिटिक एसिड टू फॉर्म 6 कार्बन साइट्रिक एसिड। अब साइट्रिक एसिड 6 कार्बन का है, देखो हाँ, एसिटाइल कोएंजाइम 2 कार्बन का है, तो ये अगर आपको याद भी नहीं तो कितना होगा, 4 कार्बन का होगा, सिंपल बात है, ठीक है। सो एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन कंबाइन विद ऑक्सैलो एसिटिक एसिड व्हिच इज 4 कार्बन टू फॉर्म 6 कार्बन साइट्रिक एसिड, ठीक है। फिर ये आपका आइसोमेराइज हो जाता है इनटू आइसोसाइट्रेट। क्या आइसोमेराइज हो जाते हैं आइसोसाइट्रेट, दैट इज नेक्स्ट फार्मूला क्या है आपका, इस आई, मतलब इसका आई, दैट इज आइसोसाइट्रेट में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट ए है, इस है ना, तो आइसोसाइट्रेट आपका कन्वर्ट हो जाता है इनटू अल्फा कीटोग्लूटारेट। क्या अल्फा कीटोग्लूटारेट, तो ए है मतलब अल्फा कीटोग्लूटारेट, ठीक है। और ये 5 कार्बन का है, यहां में इसलिए लिख दिया मैंने 5 कार्बन। तो 6 कार्बन से जब 5 कार्बन में हुआ तो एक CO2 रिलीज होगा, मान लो CO2 रिलीज हो रहा है यहाँ देखो, और इस स्टेप में एक NADH2 बनेगा, देखो याद रख लेना NADH2 बनेगा, 3 जगह बनता है, एक तो यहाँ हो गया। साइट्रिक एसिड मतलब आइसोसाइट्रेट, ए मतलब अल्फा कीटोग्लूटारेट 5 कार्बन में कन्वर्ट हो गया, इस ए स्पेशल से याद रख लेना, एस स्क्वायर है तो पहला एस से होगा आपका सक्सिनल कोएंजाइम है। क्या अल्फा कीटोग्लूटारेट विल नाउ कन्वर्ट इनटू 4 कार्बन सक्सिनल कोएंजाइम है। तो 5 से 4 कार्बन बना तो एक CO2 यहां से भी निकल गया, बारिश आने वाला, ठीक है, आवाज गड़बड़ हो गया इसलिए मैं थोड़ा जल्दी करा देता हूं। सो क्या होने वाला यहां में भी आपका बेसिकली दैट इज 5 कार्बन से 4 कार्बन बना तो एक CO2 निकला, और यहां में भी एक NADH2 बन जाएगा, याद रख लेना, मतलब Na+ रिड्यूस हो जाएगा इनटू NADH2, ठीक है। एस स्क्वायर बोला था मैंने, इसलिए एस स्क्वायर बोला। अब इसे साइकिल क्यों कहते, देखो तो 2 कार्बन, इधर आपका 4 कार्बन कंबाइन होकर 6 कार्बन बनाएंगे। अब इसको ऐसा साइकिल में अगर वापस आना है तो 4 कार्बन में आना पड़ेगा ना, तो यहां से एक कार्बन निकल के 5 कार्बन में बनता है अल्फा कीटोग्लूटारेट, 5 से फिर 4 कार्बन बन जाता है सक्सिनल कोएंजाइम में, और ये 4 कार्बन में ही नौटंकी करके अल्टीमेटली यहाँ पहुंच जाते हैं, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बन जाएगा। तो इसलिए हम इसे एक साइकिल में चलते रहता है, इसलिए हम इसे क्रेब्स साइकिल कहते हैं, ठीक है। सो जब 4 कंपाउंड का बन गया, अब यहाँ से CO2 रिलीज नहीं होगा क्योंकि ऑक्सैलो एसिटिक एसिड भी 4 कंपाउंड का ही है। नेक्स्ट क्या है आपका सक्सिनल कोएंजाइम है, सक्सिनेट एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या में सक्सिनेट या सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब ये कोएंजाइम है, सक्सिनल कोएंजाइम है, इनके बीच में जब ये बॉन्ड टूटेगा ना, तो उस एनर्जी को मेरा GDP इस्तेमाल करेगा, कौन GDP, गुआनाइन डाइफॉस्फेट इस्तेमाल कर लेगा, उस एनर्जी को इस्तेमाल करके फॉस्फेट लाके जोड़ देगा, जो कि क्या बना देगा GTP। और अल्टीमेटली GTP बनने से भी क्या होगा, अल्टीमेटली ATP ही बनना है। तो फिर क्या होगा, देखो GDP से, ध्यान देखो GDP से जब वो बॉन्ड टूटा कोएंजाइम का, तो जब ये GTP बना लिया, ADP मेरा बहुत चालू है क्योंकि एनर्जी तो ATP है, तो ADP क्या करेगा, इससे फॉस्फेट लेगा, एटा फॉस्फेट है, तो फॉस्फेट इससे ले लिया तो ATP बना लेगा। तो इधर से एक फॉस्फेट ले लिया गुआनाइन ट्राइफॉस्फेट से, तो क्या बन जाएगा, फिर से गुआनाइन डाइफॉस्फेट, ताकि ये साइकिल फिर से कंटिन्यू करे। तो अल्टीमेटली GDP से GTP बनता है, तो वो अल्टीमेटली ATP ही बना देगा, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप है एस स्क्वायर से, क्या है आपका एस स्क्वायर, मैंने क्यों बोला, क्योंकि एस स्क्वायर इसलिए बोला, सक्सिनल कोएंजाइम में फिर से आपका कन्वर्ट होगा इनटू 4 कार्बन सक्सिनिक एसिड, यहां में एक ATP बन जाता है, और इसे हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, याद रखना इसका कन्वर्जन में, ये स्टेप में, क्योंकि एक से जब दूसरा सबस्ट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है तभी आपका एनर्जी बन रहा है, क्लियर है। अब देखो साइट्रिक एसिड इसे स्पेशल फनी मतलब F बनने वाला है, तो सक्सिनिक एसिड आपका फ्यूमेरिक एसिड में बन जाएगा, दैट इज सक्सिनेट आपका नेक्स्ट कन्वर्ट होगा फ्यूमेरेट में, तो फ्यूमेरेट बन रहा है तो यहाँ FAD+ FADH2 में रिड्यूस हो जाएगा, याद रख लेना।
सो यही एक ऐसा स्टेप है जहां FADH2 बनता है। तो याद रखना एस से जब F में जाता है तो साइट्रिक एसिड इसे स्पेशल, ठीक है, स्पेशल का एस स्क्वायर फनी फ्यूमेरेट मॉलिक्यूल। तो फ्यूमेरेट ये आपका मेलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, मेलेट में कुछ नहीं होगा यहाँ, और मेलेट आपका फाइनली फनी मॉलिक्यूल ओके तो ओ से ऑक्सैलोएसिडिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये लास्ट स्टेप में आपका NADH2 बन रहा है, ठीक है। सो ये एक साइट्रिक एसिड इज स्पेशल फनी मॉलिक्यूल ओके, इससे आप पूरा कहानी याद रख सकते हो। तो ये कितना एसिटाइल कोएंजाइम ए आ रहा है, एक मॉलिक्यूल का आ रहा है एसिटाइल कोएंजाइम में, है ना, एक मॉलिक्यूल के लिए एक साइकिल। पर ग्लूकोज से हमारा 2 पायरुविक एसिड बना, एक ग्लूकोज से, और 2 पायरुविक एसिड से 2 एसिटाइल कोएंजाइम बना, तो अल्टीमेटली एक ग्लूकोज के लिए 2 बार क्रेब साइकिल होगा, ठीक है। तो देखो सो अल्टीमेटली कितना NADH2 बना है, 2 बार CO2 रिलीज करने में, यहाँ में NADH2 बना और एक लास्ट स्टेप में याद रख लेना। FADH2 कहाँ बना है, तो यहाँ में बना लिया आपका F में कन्वर्सन का समय, और S स्क्वायर में एक ATP बना लिया। डेट मीन्स देखो फॉर 1 एसिटाइल कोएंजाइम में एक क्रेब साइकिल में एक क्रेब साइकिल होगा जिसमें आपका 3 NADH2 बनेगा, एक FADH2 बनेगा और एक ATP बनेगा, समझ रहे हो। देयरफॉर फॉर 1 ग्लूकोज 2 बार क्रेब साइकिल चलने वाला है। तो इसका कैलकुलेशन हम देख लेंगे आपका थोड़ी देर में। सो आई होप दिस इज क्लियर, वेरी सिंपल, एक फॉर्मूला और सारा क्लियर। कहाँ में NADH2 FADH2 और ATP बन रहे ध्यान रख लेना। तो चलो आपका कैलकुलेशन करके दिखा देता हूं, उसके बाद DTS स्टार्ट करता हूं। कैलकुलेशन आ जाओ। सो रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट बनाते हैं हम भाई, कितना एनर्जी निकला टोटल, चलो हिसाब करो। और ये एग्जाम्पशन है, ठीक है, ये लिविंग सिस्टम के लिए वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है तो थोड़ा देर बाद में पता चलेगा, क्योंकि देखो क्यों वैलिड नहीं है वो थोड़ी देर में बताता हूं। देखो ये एग्जाम्पशन है बस, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस, अब ग्लाइकोलाइसिस में मेरा कितना एटीपी बनता है, 2 एटीपी बनता है गैस और 2 NADH2। सो अल्टीमेटली पूरा रेस्पिरेशन होने तक, ETS भी हो जाने तक कितना एटीपी बनेगा, 8 एटीपी। लिंकिंग स्टेप बाय सम ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड भी कहते हैं, क्योंकि ऑक्सीडाइज भी होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड 3 पायरुविक एसिड से 2 कार्बन का एसिटाइल कोएंजाइम में बना ना, तो एक CO2 रिलीज हुआ, इसलिए डिकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। सो यहाँ में कोई एटीपी डायरेक्ट नहीं बनता, हमको 2 NADH2 मिलता है, NADH2 मिलता है, ठीक है, NADH। सो ये NADH क्या होगा आपका 6 एटीपी में आप एट द एंड कन्वर्ट हो जाएगा, मिलने वाला है। एंड योर डेट इज क्या बोलते हैं, क्रेब साइकिल में क्या मिलेगा मेरा, एक साइकिल के लिए मेरे को 1 एटीपी मिलता है डायरेक्टली, 3 NADH मिल रहा है और 1 FADH2 मिलता है। सो 1 एटीपी 3 NADH 9 एटीपी और एक FADH2 2 एटीपी। डेट मीन्स एक साइकिल के लिए मेरे को 12 एटीपी मिल रहा है, तो 2 साइकिल के लिए मेरे को कितना मिलेगा, क्योंकि ग्लूकोज के लिए 2 क्रेब साइकिल करना पड़ेगा, तो मेरे को कितना मिलने वाला है, 24 एटीपी मिलेगा। सो कैलकुलेट करो, 8 + 6 14, 14 + 24 38 एटीपी। सो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, ग्लाइकोलाइसिस, लिंकिंग स्टेप, क्रेब साइकिल, ETS, तो कितना एटीपी मिलने वाला है, 30 है। काफी बुक में 36 भी मिलेगा, तो इसको अभी कंफ्यूज मत करो, क्योंकि मैंने चेक किया है न्यू लेटेस्ट एडिशन एनसीईआरटी में 30 है। सो 36 वाला कंसेप्ट अभी लाई मत, याद रख लो 38 मिलता है ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन में, और कौन सा स्टेप में कितना मिलता है बताया हुआ है। 36 का कंसेप्ट मारो गोली। क्यों एजम्पशन है थोड़ा बाद में बता देता हूं, पता चलेगा थोड़ी देर में। नाउ लास्ट टॉपिक जो है डेट इज योर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं, और यही हम लोग का ऑक्सीडेशन रिडक्शन होकर एनर्जी बनने वाला है, एटीपी बनेगा, तो इसलिए हम इसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी कहते हैं, ठीक है। सो जैसे कि मैंने बोला कहाँ होता है, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है, जहां 5 प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। दैट इज की एक रफ आइडिया बना, रफ डायग्राम बना देता है हमें। ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हो गया, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर को मैं ऐसा मोटा बना दे रहा हूँ। सो एक कॉम्प्लेक्स 1 यहाँ होता है, कॉम्प्लेक्स 2 ये इस तरफ में होता है, ठीक है, थोड़ा इधर में, यहाँ में होगा कॉम्प्लेक्स 3, यहाँ कॉम्प्लेक्स 4, और आपका जो होता है यहाँ में होता है कॉम्प्लेक्स 5। कॉम्प्लेक्स 5 का 2 पार्ट होता है, F0, F1 पार्टिकल। सो ये कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2 थोड़ा इनर की ओर में होता है, जैसे कि मैंने बोला मैट्रिक्स की ओर में, ये कॉम्प्लेक्स 3, ये कॉम्प्लेक्स 4 और ये है कॉम्प्लेक्स 5। कॉम्प्लेक्स 1 का नाम है आपका NADH डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है, NADH डिहाइड्रोजिनेस नाम है इसका। क्यों, क्योंकि यहाँ NADH जो बना है ना, मेरा NADH2 जो बना हुआ है ना, उसका हम ऑक्सीडेशन करेंगे। ये पहले क्या हुआ, ड्यूरिंग द प्रोसेस, इन अर्लियर प्रोसेस NAD+ हाइड्रोजन लिया मतलब रिड्यूस हुआ, इस रिड्यूस टू NADH2,
ठीक है भाई, NAD प्लस प्लस H प्लस। ठीक है, अब क्या होगा, वो होता रिड्यूस होता है, ऑक्सीडाइज करेंगे। ऑक्सीडाइज करेंगे मतलब हाइड्रोजन को रिमूव करवाएंगे, तो यहाँ वापस से NAD प्लस प्लस ये H प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा NADH। समझ रहे हो? तो इसलिए और ये काम होगा आपका कॉम्प्लेक्स वन करेगा। तो जब भी एक रिएक्शन होता है तो H प्लस और इलेक्ट्रॉन दोनों रिलीज होता है। ठीक है, तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे जो कॉम्प्लेक्स वन में जाएंगे, और हाइड्रोजन जो रिलीज होगा वो आपका ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में चला जाएगा। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में मैं पूरा कंसेप्ट एक बार कंसेप्चुअलाइज कर रहा हूँ। और यहाँ में काफी इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं, ठीक है, जो कैरी करके लेके जाएगा। सिमिलरली कॉम्प्लेक्स 2 को हम सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस बोलते हैं। क्यों सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस बोलते हैं? क्योंकि सक्सिनेट से जब आपका फ्यूमेरेट बनता है तो ही तो आपका FADH2 बन रहा था। FAD प्लस रिड्यूस हो गया FADH2 में, और ये FADH2 को यहाँ ऑक्सीडाइज कर दिया जाएगा इंटू FAD प्लस प्लस H प्लस। ठीक है, तो इसलिए ये वाला स्टेप को हम कहते हैं आपका नंबर 2 वाला कॉम्प्लेक्स में ये होगा। तो नंबर 2 वाले का नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस, क्योंकि सक्सिनेट से फ्यूमेरेज बनते समय आपका FADH2 बना था, तो यहाँ वापस से ऑक्सीडाइज हो गया। तो ये भी कुछ इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन पकड़ लेगा 1 और 2। 1 और 2 का इलेक्ट्रॉन आपका 3 के पास चला जाएगा, और उस दौरान यहाँ कुछ और प्रोटॉन्स जाएंगे, दिखाऊंगा डिटेल्स में, और कुछ प्रोटॉन्स जाएंगे। देखो मुद्दा क्या है। सो 1 और 2 में ऑक्सीडाइज हुआ, इलेक्ट्रॉन गया और वापस 3 में चले जाएंगे। ये 3 से इलेक्ट्रॉन, ये एक साइटोक्रोम C होता है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, वो कैरी करके लेके आ जाएगा 4 कॉम्प्लेक्स के पास, और यहाँ भी कुछ H प्लस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में चला जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या होता है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में इस सारा का काम ही यही है, सारा का, कि H प्लस का कंसेंट्रेशन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में बढ़ा दे। क्यों? क्योंकि वहां बढ़ गया और मैट्रिक्स में कम हो गया, तो मेंटेन करने के लिए इसको वापस आना पड़ेगा। और वो आएंगे कौन से रास्ते से? तो भैया वो आएंगे आपका कॉम्प्लेक्स 5 से, जिसे हम ATP सिंथेस कहते हैं, जो कि 2 कॉम्प्लेक्स से बनता है, 2 प्रोटीन से बनता है, F0 F1 प्रोटीन। F0 प्रोटीन देखो पूरा मेम्ब्रेन में इंटीग्रेट है, तो इंटीग्रल प्रोटीन है। F1 पेरिफेरल प्रोटीन है, सरफेस में। ठीक है, तो F0 वाला जो है ये चैनल बनाता है, रास्ता बनाता है, चैनल, कि भैया H प्लस तुम इधर से ही जाना, वहां बढ़ गए तो कोई नहीं, मैट्रिक्स में बैलेंस मिलाएंगे, तुम इधर से ही जाओगे। और F1 के पास कैटालाइटिक पावर होता है। क्या? कैटालाइटिक पावर। तो जैसे ही H प्लस इधर पास होगा ना, F0 से इधर से सपोज पकड़ लो, तो H प्लस जो F1 जो है ये, जिसका पास कैटालाइटिक पावर होता है, तो ऐसा घूम जाएगा। इसका स्ट्रक्चर काफी कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, 8 सब यूनिट से आई थिंक मिलकर बनता था, तो स्ट्रक्चर काफी, तो जैसे H प्लस पार होगा ना चैनल से, तो ये घूम जाता है इस तरीके से। देखो H प्लस इधर से है, ये F1 घूम जाता है इस तरीके से, कैटालाइटिक पावर है। सो घूम गया तो देखो कुछ एनर्जी बन रहा है कि नहीं, कुछ क्रिएट हो रहा है एनर्जी। और ये जब एनर्जी क्रिएट हो रहा है तो एडीपी यहाँ पड़ा ही रहता है इसके पड़ोस में। एडीपी वो एनर्जी को, ये जो एनर्जी बन रहा है, ये एनर्जी को ट्रैप कर लेगा कौन? मेरा एडीपी, फॉस्फेट के साथ मिलकर बॉन्ड की फॉर्म में ट्रैप कर लेगा। फॉस्फेट के साथ मिलकर वो एनर्जी को मेरा ये एटीपी के फॉर्म में ट्रैप कर लेगा। तो इधर से आपका 2H प्लस जाने से एक एटीपी बनेगा। कितना? 2H प्लस जाने से एक एटीपी बनेगा। ठीक है, सो यही मुद्दा है। एटीसी का एक ही काम है कि इंटरमेम्ब्रेन में H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ा दे, ताकि जब फिफ्थ वाला कॉम्प्लेक्स एटीपी सिंथेस कहते हैं, वहां से जब H प्लस वापस आए तो हमको एनर्जी बन जाए मेरा। ठीक है, सो पूरा कंसेप्ट पहले ही बता दिया, अब डिटेल्स में बता देता हूँ। डायग्राम है आगे में, वो भी थोड़ा पढ़ लेंगे, डोंट वरी, आप टेंशन मत लो। सो जैसे कि 5 कॉम्प्लेक्स होता है, नाम ऑलरेडी बता दिया, नेक्स्ट में डायग्राम में फिर दिखेगा, आप कंफ्यूज मत हो। सो 5 कॉम्प्लेक्स होता है। पहला कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं NADH डिहाइड्रोजनेस, क्योंकि यहाँ NADH2 का ऑक्सीडेशन होने वाला है। सेकेंड वाला कॉम्प्लेक्स जो थर्ड पोजीशन में रहता है, ठीक है, इनर की ओर में, ठीक है, उसे हम कहते हैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस, क्योंकि सक्सिनेट से फ्यूमेरेट बनते समय आपका FADH2 बनता था, तो इसका ऑक्सीडाइज होगा। कॉम्प्लेक्स 3 को हम साइटोक्रोम BC1 कहते हैं, वहां साइटोक्रोम B भी होगा, साइटोक्रोम C1 भी होगा, देखेंगे हम। कॉम्प्लेक्स 4 को हम साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कहते हैं, और उसके अंदर में, उस कॉम्प्लेक्स के अंदर में आपका कॉपर, साइटोक्रोम A एंड फिर से कॉपर रहता है, दोनों साइड कॉपर, बीच में साइटोक्रोम AA3 रहता है, दैट इज कुकाकू, ऐसा याद रख सकते हो, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज में। और 5वां कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहते हैं? एटीपी सिंथेस, जो कि 2 प्रोटीन मॉलिक्यूल्स पार्टिकल से मिलकर बनाए। क्या? अरे यार कहाँ गया, क्या कहते हैं 5वां कंपाउंड कॉम्प्लेक्स को? आपका एटीपी सिंथेस, जो कि 2 प्रोटीन पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। क्या? F0 एंड क्या? F1। ठीक है, F0 एंड F1। ठीक है,
F0 एंड F1। तो F0 इंटीग्रल प्रोटीन है, बीच अंदर में फंसा रहता था जो चैनल बनाएगा। F1 मैट्रिक्स की ओर में है, पेरिफेरल प्रोटीन जिसका पास ATPase का पावर है और ये हेड पीस होता है। ठीक है, ये मेम्ब्रेन है, तो यहाँ में अगर आपका प्रेजेंट है तो ये हेड पीस प्रेजेंट रहता है आपका F1 जिसका कैटालाइटिक पावर है। तो जब आएगा एनर्जी को यूज करके ATP बना लेंगे। सो ETS है क्या, देखो सिंपल भाषा में, और जब इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से 2H+ जाएगा तो मैट्रिक्स में जब जाएगा तो कितना ATP बनेगा, 1 ATP। सो ETS इज फॉर टू रिलीज एंड यूटिलाइज द एनर्जी स्टोर्ड इन NADH2। ठीक है, दैट इज NADH+H+। वहां में जो एनर्जी स्टोर्ड होकर रखा है ना, उसको रिलीज करवा देंगे ऑक्सीडाइज करके NADH2 और FADH2 में जो है, बाय देयर ऑक्सीडेशन, उनको ऑक्सीडेशन करवा के कैसे, तो ETS ये कॉम्प्लेक्स है, ये 5 प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, और यहाँ से हर स्टेप में आपका H+ के साथ इलेक्ट्रॉन भी रिलीज होगा जो दिखाई नहीं जाता, और इलेक्ट्रॉन पास होते चला जाएगा आपका एक कॉम्प्लेक्स से दूसरा के पास, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा, और चौथा वाले के पास से आपका अल्टीमेटली उस इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन ले लेता है। कौन, ऑक्सीजन, ताकि आपका वाटर बने। इसलिए तो हम कहते हैं जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो आपका CO2 निकलने वाला है, 6 कार्बन टूट जाएगा तो 6 CO2, एनर्जी एंड वाटर, तो ये वाटर यहाँ बनता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को लेकर वाटर बन जाता है। ठीक है, सो यही सारा स्टेप है, ऑलरेडी इनिशियली में ही बता दिया ये चीज। ठीक है, क्या है क्या नहीं, आई होप कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अब ETS में फिर से एक बार समझा देता हूँ। उसके अलावा याद रख लेना, FMN फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड इन FES ये इलेक्ट्रॉन कैरियर है, कॉम्प्लेक्स का अंदर में प्रेजेंट रहते हैं ऐसे इलेक्ट्रॉन कैरियर, कॉम्प्लेक्स का अंदर में ये। ठीक है, और साइटोक्रोम C जो है, जो 3 नंबर से 4 नंबर में लेके जाता है, ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, मतलब हिल भी सकता है। डोंट वरी, डायग्राम देखोगे सब क्लियर हो जाएगा एकदम, बहुत जरूरी है डायग्राम को समझना। ठीक है, फिर सब क्लियर हो जाएगा। थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक, इतना बड़ा करते हैं। देखो ये देखो, ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, तो ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, ये इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, इसको मैंने बड़ा करके दिखाया ताकि प्रोटीन कॉम्प्लेक्स को दिखा पाऊं। और इसके अंदर में क्या है आपका, इसके अंदर में क्या है आपका, मैट्रिक्स है। सो डायरेक्ट मैं यहां से दिखा रहा हूं। ठीक है, देखो नौशी कॉम्प्लेक्स 1 NADH डिहाइड्रोजनेस, तो देखो यहाँ NADH2 का ऑक्सीडेशन हुआ तो NAD+ में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इस दौरान ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और H+ रिलीज कर देगा। देखो, और ये इलेक्ट्रॉन आपका कॉम्प्लेक्स 1 में 2 इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है, FMN एंड FES। याद रख लेना, कॉम्प्लेक्स 1 में जो इलेक्ट्रॉन जाने वाला है ना F3 के पास, तो कैसे जाएगा, कॉम्प्लेक्स 1 में भी आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन FMN लेगा, देन FES। नेक्स्ट सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स 2, यहाँ में इनर की ओर में थोड़ा ज्यादा है, मैट्रिक्स की ओर में, यहाँ में FADH2 जब FAD+ में ऑक्सीडाइज होगा तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा मेरा FES। याद रखना, कॉम्प्लेक्स 2 में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा सिर्फ FES है, जबकि कॉम्प्लेक्स 1 में FMN एंड FES दोनों है। क्लियर है। अब ये दोनों के दोनों अपना इलेक्ट्रॉन जो है यूबिक्विनोन को दे देंगे। किसको, यूबिक्विनोन। ठीक है, यूबिक्विनोन। अब जब ONE लग जा रहा है तो क्या होगा, ये कीटोन ग्रुप होगा, कीटोन ग्रुप होता है ना, और कीटोन ग्रुप जब हाइड्रोजन ले लेगा, ऑक्सीडाइज हो जाए, रिड्यूस हो जाता है, तो क्या बनेगा, OH आ गया तो ये एल्कोहल बन जाता है। क्यों बोल रहा हूं ये अभी पता चलेगा। सो कॉम्प्लेक्स 1 से भी देखो आपका इलेक्ट्रॉन जो आया FES किसको दिया, यूबिक्विनोन को दिया। कॉम्प्लेक्स 2 से भी FES जो इलेक्ट्रॉन किसको दिया, यूबिक्विनोन को दिया। अब ये यूबिक्विनोन क्या करेगा, मैट्रिक्स से H को लेके ये रिड्यूस हो जाएगा UQH2 में, तो इसे हम क्या बोलेंगे अब, यूबिक्विनोल, क्योंकि अल्कोहल के लिए OL लगता है। ठीक है, तो ये भी क्विनोल बन गया, और इलेक्ट्रॉन तो पास हो रहा है, इसी इलेक्ट्रॉन का एनर्जी का इस्तेमाल करके तो यहाँ प्रोटॉन पास कर ही दिया। ठीक है, अब ये यूबिक्विनोन से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, आपका कॉम्प्लेक्स 3 में जाएगा, और यहां से भी आपका कहाँ जाएगा, कॉम्प्लेक्स 3 में जाएगा। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स 3 में जैसे कि मैंने बोला क्या था, साइटोक्रोम B FES रहता है, साइटोक्रोम C1, इसलिए कॉम्प्लेक्स 3 को हम साइटोक्रोम BC1 कहते हैं। सो यूबिक्विनोन से आपका कॉम्प्लेक्स 1 से जो इलेक्ट्रॉन था वो भी आपका चला जाएगा किसके पास, साइटोक्रोम B के पास, और 2 से भी जो यूबिक्विनोल था वहां से भी आपका इलेक्ट्रॉन चला जाएगा साइटोक्रोम B के पास। और इस दौरान इस इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करके जो ये यूबिक्विनोल बना हुआ था ना, ये इधर से 2H+ और इधर से ये 2H+ को पास कर देगा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, उस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी को इस्तेमाल करके। ठीक है, एंड द इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम साइटोक्रोम B देन FES एंड देन साइटोक्रोम C1। सो पूछा जाएगा क्या क्या एलिमेंट है आपका कॉम्प्लेक्स 3 में, तो साइटोक्रोम B FES साइटोक्रोम C1।
और अल्टीमेटली 1 और 2 का जब 3 में पहुंच गया तो 3 से 4 में लेके जाएगा मेरा, ये देखो मोबाइल है, एक जगह से दूसरा कैरी करके लेके जाएगा इनटू कॉम्प्लेक्स 4। और कॉम्प्लेक्स 4 का हम क्या बोलते हैं, कू का है कू, दैट इज कॉपर, साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम A3 एंड देन फिर कॉपर। तो इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव करते रहेगा और इस स्टेप में भी उस एनर्जी को इस्तेमाल करके यहाँ प्रोटॉन को पंप कर देगा, ठीक है, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में मैट्रिक्स से। और फाइनली इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा मेरा ऑक्सीजन और ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू वाटर में। क्लियर है, समझ रहे हो? अब देखो यहां में नाउ सी, अब देखो आपका इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में देखो आपका प्रोटॉन बढ़ चुका है। अब कंसंट्रेशन मिलाने के लिए क्या होगा, आपका पार होगा आपका इधर से कॉम्प्लेक्स 5 दैट इज एटीपी सिंथेस से, व्हिच इज F0 इंटीग्रल प्रोटीन एंड F1 पेरिफेरल प्रोटीन। इसका कैटालाइटिक पावर है, टीपीएस पावर है और ये चैनल बनाएगा। F0 पार्टिकल तो इधर से आ रहा है और इसका कैटालाइटिक पावर है। जैसे ये घुमा F1 पार्टिकल इस तरह से जैसे घूमेगा, सो एडीपी उस एनर्जी को फॉस्फेट के साथ मिलकर ट्रैप करके एटीपी बना लेगा। और जैसे जैसे यहाँ से 2 H+ पार होगा तो आपका एक एटीपी बनेगा। तो देखो टोटल कितना H+ इधर गया 10, तो टोटल कितना एटीपी बनेगा 5। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक NADH2 जा रहा है, एक बार के लिए बता रहा हूँ, एक NADH2 के लिए कितना एटीपी 3 एटीपी और एक FADH2 कॉम्प्लेक्स 2 के लिए कितना 2 एटीपी, तो टोटल 5 एक बार के लिए। समझ रहे हो? सो सीक्वेंस बस देख लेना है और सब इजी है, ठीक है, इट इज नॉट ए टफ थिंग, सब इजी है। बस याद रख लेना है किसका अंदर में भी फिर क्या कॉम्प्लेक्सेस है। जैसे पूछते हैं कॉम्प्लेक्स 1 में क्या है, FeN FeS है, फिर कॉम्प्लेक्स 2 में सिर्फ FeS है, कॉम्प्लेक्स 3 में साइटोक्रोम B FeS साइटोक्रोम C1, 4 में तो कू आ कू, याद रख लेना। और इलेक्ट्रॉन इस तरह से जाते रहेंगे, चाहे 1 हो या 2 हो, यूबिक्विनोन को देंगे, यूबिक्विनोन H को लेके यूबिक्विनोल बन जाएगा। H को इसलिए लिया ताकि उस इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करके इसे फिर से और H+ को इधर फेंक पाए, तभी तो अंदर एनसीटीपी बनाएगा। फिर यूबिक्विनोल से आपका अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन कहां चला जाता है, कॉम्प्लेक्स 3 में। समझ गए बबुआ, इजी है, टफ नहीं है, ठीक है। सो भाई यूबिक्विनोन, और जब H+ को ले लिया तो यूबिक्विनोल बन गया, रिड्यूस हो गया। सो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, नोट डाउन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ये समझ सकते हो कि देखो एक NADH2 से हम क्या बोलते हैं 3 एटीपी बनता है। कैसे? क्योंकि एक NADH2 इंटरमेम्ब्रेन में 6 प्रोटॉन पंप करता है। पहले कॉम्प्लेक्स 1 से 2 प्रोटॉन, कॉम्प्लेक्स 3 से एंड कॉम्प्लेक्स 4 से 2 प्रोटॉन पास करवाएगा और अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन जो जा रहा है ऑक्सीजन के साथ एक्सेप्ट करके वाटर बन जाएगा। FADH2 सिर्फ 4 प्रोटॉन पास करवाता है, दैट इज कॉम्प्लेक्स 3 के से 2 कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लेक्स 4 से 2 कॉम्प्लेक्स 2 प्रोटॉन। सो 4 पास कराए तो 2 ही एटीपी बनाएगा ना, ये 6 कराए तो 3 एटीपी बनाएगा। सिंस 2H+ इंटरमेम्ब्रेन से जब वापस आएगा तो 1 एटीपी बनाएगा, ठीक है। सो ये बस देख सकते हो कि NADH2 कौन सा कॉम्प्लेक्स H+ पार करवाता है, देख लेना बस 1 3 4, क्योंकि 2 से तो होगा ही नहीं, क्योंकि 2 तो FADH2 को तोड़ेगा, और ये 2 वाला आपका जो है 3 और 4 से पास करवाता है। तो 3 4 कॉमन है और NADH2 1 के लिए तो 1 समझ लेना, FADH2 2 के लिए तो 2, ध्यान रख लेना। ओके, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हमने देख लिया, इजी है। क्यों ये जंक्शन कहा जाता है, क्योंकि अभी भी नहीं बता पाऊंगा, और एक चीज एक्सप्लेन करना पड़ेगा यहाँ। ये छोड़ो, ठीक है, शटल सिस्टम छोड़ो, 38 एटीपी मिलता है उतना ही ध्यान रखो, कंफ्यूजन में आ जाओगे वरना। अब देखो, अब ऑलरेडी ये चीज हमने देख ही लिया है और क्या ही बताएं, फिर भी चलो, कि अगर आपको ऑक्सीजन नहीं है तो क्या होगा, तब आपका फर्मेंटेशन होगा। ग्लूकोज तो आपका सबका साइटोप्लाज्म में तो आपका कन्वर्ट हो जाएगा, आपका ग्लूकोज तो आपका बन जाएगा उसमें, दैट इज क्या बोलते हैं पायरुविक एसिड तो बन जाएगा, पर ऑक्सीजन नहीं से वो पार्शियल ब्रेकडाउन होने लगेगा। तो पायरुविक एसिड, ग्लूकोज तो देखो आपका पायरुविक एसिड बन गया 2 मॉलिक्यूल का। ऑक्सीजन नहीं तो पायरुविक एसिड हो तो लैक्टिक एसिड बन सकता है 3 कार्बन का, या तो ये क्या बनेगा इथेनॉल बन जाएगा 2 कार्बन का। और अगर इथेनॉल बनता है ईस्ट में तो एक CO2 रिलीज होगा, क्योंकि पायरुविक एसिड 2 कार्बन का है, 2 बार साइकिल चलेगा 2 पायरुविक एसिड के लिए, ठीक है। इंटरेस्टिंग बात यहाँ क्या है, देखो इसमें तो हमको 2 एटीपी मिला ही है ग्लाइकोलाइसिस में, प्लस हमको 2 NADH2 मिलता है ना। वो NADH क्या होता है आपका, NADH2 क्या होता है बेसिकली, सिंस NADH2 जो चेक है वो टूटेगा कहाँ में, माइटोकॉन्ड्रिया में, और ईस्ट हो चाहे तरह प्रोकैरियोटिक्स हो, इनका पास माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं है। तो NADH2 जो ग्लाइकोलाइसिस में बना है ना, इस स्टेप में वापस में यूज हो जाता है। देखो NADH ये वापस यूज हो गया इस स्टेप में, समझो, इस स्टेप में वापस यूज हो गया, फर्मेंटेशन में वापस यूज हो जाता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमको नेट गेन सिर्फ एटीपी ही मिलता है।
तो NADH जो होता है वापस से ऑक्सीडाइज होता है NAD प्लस में स्लोली, आराम से, ठीक है। और ईस्ट में भी अगर आपका अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो रहा है तो 7% कंसेंट्रेशन होता है, ज्यादा से ज्यादा 8%। और अगर फर्मेंटेशन होते जा रहे हैं और ईस्ट में अगर 13% से ज्यादा अल्कोहल हो जाता है फर्मेंटेशन होकर, तो ईस्ट मर जाएगा, वहां ईस्ट पॉइजनिंग हो जाएगा अल्कोहल का वजह से, ठीक है। और हम जो बोलते हैं दारू में 20% अल्कोहल है, लेग में हम 50% अल्कोहल, 70% अल्कोहल यूज करते हैं ना, तो नेचुरली इतना अल्कोहल बनता ही नहीं है, नेचुरली हाईएस्ट 13% ही अल्कोहल बनता है। आपको इससे ज्यादा अल्कोहल का कंसेंट्रेशन बढ़ाना है तो एक प्रोसेस करना पड़ता है डिस्टिलेशन, जिसे हमने माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में बता के रखा हुआ है मैंने, ठीक है। तो हो गया फर्मेंटेशन, क्या है ये इसमें ना हो। रेस्पिरेशन को ज्यादातर अगर आप ये बात नहीं समझो तो हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं आपका ये कैटाबोलिक पाथवे है। क्यों? क्योंकि भाई ग्लूकोज 6 कार्बन का था, आपने 3 कार्बन में तोड़ दिया तो भाई टूट रहा है ना। देखो टोटल रिएक्शन सेल में उसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इट इज ऑफ 2 टाइप, कैटाबॉलिज्म काटना, ब्रेकडाउन रिएक्शन, एनाबॉलिज्म सिंथेसाइज रिएक्शन। सो प्राय भाग लोग रेस्पिरेशन को कैटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं, बट इट इज नॉट ट्रू। बिकॉज क्यों नहीं है, देखो क्यों नहीं है, देखो दिखा रहा हूं। सपोज एक चीज, ये साइकिल है, देखो नॉर्मली हमारा क्या होता है, ग्लूकोज जो है आपका कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज वो पूरा ग्लाइकोलाइसिस करेगा, दैट इज फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड करते 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 पायरुवेट बन जाएगा, पायरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम में बनेगा और ये आपका क्रेब्स साइकिल में चला जाएगा, ठीक है नॉर्मली। बट ऐसा हमेशा सही नहीं है। जब मेरे को ज्यादा एनर्जी का जरूरत है तो मेरा बॉडी में जो है फैट्स टूट जाएगा इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। क्या में? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। और ये फैटी एसिड आपका बीटा ऑक्सीडेशन करवा के, ठीक है, नीचे वो प्रोसेस बस जान लो कि फैटी एसिड जो है वो बीटा ऑक्सीडेशन करवा के एसिटाइल कोएंजाइम में टूट सकता है। और ये जो ग्लिसरॉल है आपका 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बन सकता है जरूरत पड़े तो। सिमिलरली प्रोटीन ब्रेकडाउन होकर अमीनो एसिड और डीएमिनेशन होकर आपका अमीनो एसिड सब पायरुवेट भी बन सकता है, एसिटाइल कोएंजाइम भी बन सकता है, या फिर डायरेक्टली क्रेब्स साइकिल में एंटर मार सकता है। सो भाई कहीं से भी एंटर मारे, हमको तो एनर्जी से मतलब है। हमको थोड़ी बॉडी ने शपथ खा के रखवाई कि मेरे को तो ये सारा स्टेप ग्लूकोज से ही चाहिए, तो आपको तो पता भी नहीं होगा कहां से आ रहा है सब बॉडी में। तो ऐसा तो कोई मतलब कोई नियम नहीं है कि आपका एनर्जी ग्लूकोज से बने। कहीं से भी आपको जो सबस्ट्रेट आ रहा है कोई भी एक स्टेप में, बना दो उसको एनर्जी। तो देखो इसका भी ब्रेकडाउन हो रहा है। पर अगर मेरे बॉडी में सिर्फ से फैट्स का जरूरत है, सपोज एनर्जी करना जरूरत नहीं है, सपोज कोई कारण से फैट्स का जरूरत है, अगर ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर फैट्स का जब जरूरत होगा ना मेरे बॉडी में फिर से, तो ये एसिटाइल कोएंजाइम में दोबारा से आपका फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, 3-PGAL आपका फिर से ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाएगा और ये दोनों मिलकर फिर से मेरा फैट बना लेंगे। सो रेस्पिरेशन से निकल के फैट बना दिया तो सिंथेसाइज हो रहा है ना। फिर से जरूरत पड़ा है अमीनो एसिड को, तो ये वापस पायरुवेट से, एसिटाइल कोएंजाइम में से, आपका क्रेब्स साइकिल से भी निकल के डायरेक्ट अमीनो एसिड मिलके प्रोटीन बना सकते हैं। तो बन भी तो रहे ना ब्रेकडाउन के साथ। तो यहाँ कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों होता है। तो इसलिए रेस्पिरेशन के लिए हम बोलते हैं एम्फीबोलिक पाथवे। एम्फी का मतलब होता है ड्यूअल, ठीक है। तो दोनों होता है रेस्पिरेशन में। सो एक लाइन पढ़ो समझ में आ जाएगा। देखो फैटी एसिड ब्रोक डाउन हो जाता है एसिटाइल कोएंजाइम में बाय बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट व्हेन नीडेड एज सब्सट्रेट, जब चाहिए होता है। बट व्हेन ऑर्गेनिज्म नीडेड टू सिंथेसाइज फैटी एसिड, तो एसिटाइल कोएंजाइम में विड्रॉ हो जाएगा वहां से और फिर से आपका बना लेगा फैट्स फैटी एसिड के साथ मिलकर। तो बन भी रहा है, ब्रेकडाउन भी होता है। इसलिए हम कहते हैं आपका जो रेस्पिरेटरी पाथवे है एम्फीबोलिक होता है, कैटाबॉलिक एनाबॉलिज्म दोनों होगा। और रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का बात करें तो बॉडी हमेशा ज्यादा याद रख लेना, पहले ग्लूकोज को प्रेफर करेगा, देन फैट्स, देन प्रोटीन को। रेस्पिरेशन का सबस्ट्रेट ज्यादातर प्रेफर ग्लूकोज, देन फैट, देन प्रोटीन, ठीक है, याद रख लेना। नाउ अब आएगा आपको ऊपर वाला समझ में, ये वाला चीज कि क्यों ये जंक्शन है। वही कारण है जो कि ऑलरेडी हमने देखा कि जरूरी नहीं है कि आपका ग्लाइकोलाइसिस में जो है आपका इतना एक एटीपी ही बनेगा, जरूरी नहीं है। हो सकता है कोई दूसरा स्टेप में कोई दूसरा सबस्ट्रेट आके एंटर मार दे, NADH जहां बनता था वहीं बन के वाला बाद वाला स्टेप में आ जाए, तो हो सकता है आपका एनर्जी कम भी हो सकता है। समझ रहे हो? समझे कि नहीं? नहीं समझे, समझा रहा हूं। देखो यहां देखो, सपोज ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बना, एक एनर्जी खर्चा किया हमने, ये फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, फ्रुक्टोज 1,6-20-फॉस्फेट, ठीक है।
तो ये स्टेप अगर ग्लूकोज से चलते रहा तो आप क्या बोलोगे, हमको टोटल 8 एटीपी मिल रहा है, क्योंकि हमने ऊपर में 2 एटीपी खर्चा करते हैं टोटल। बट मान लो ग्लूकोज नहीं, मेरा रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट ऑफ फ्रुक्टोज है, तो फ्रुक्टोज तो डायरेक्ट यहाँ एंट्री मारेगा ना यहाँ में, तो यहाँ तो बात करो तो सिर्फ एक ही एटीपी खर्चा होने वाला है यहाँ में, एक बार ही फॉस्फेट लगेगा, इसको भूल जाओ। तो इस समय आप क्या बोलोगे, आपका टोटल एनर्जी तो प्रोड्यूस होगा, आप कितना बोलोगे, 9 एटीपी बोलोगे, समझ रहे हो। तो इसलिए ये कभी श्योर शॉट नहीं होता है, क्योंकि कौन सा रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट का बॉडी यूज कर ले, ठीक है, इसलिए ये एजम्पशन है। आई होप क्लियर है यार। लास्ट पार्ट है वो तो रटने वाला पार्ट है। लास्ट पार्ट है रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट और रेस्पिरेटरी रेशियो, क्या है ये। सो ये है कि आपका कितना आपने कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व किया, क्योंकि हम लोग का रिएक्शन में क्या होता है, देखो, अरे C6H12O6 क्या यूज करते हैं, ऑक्सीजन प्लस क्या इवॉल्व होता है, H2O CO2 एंड एनर्जी। सो क्या हो गया आपका, CO2 इवॉल्व होता है, ऑक्सीजन यूज करते हो, दैट इज इन्हीं का रेशियो, कितना CO2 इवॉल्व और कितना ऑक्सीजन यूज करते हो, तो CO2, ठीक है, वो बाद में आ रहा है तो वो नीचे डाल देना, इस तरह से ध्यान रख सकते हो आप, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट। इट इज बेसिकली द रेशियो बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व, कितना इवॉल्व हो रहा है, और आपने ऑक्सीजन कितना यूज किया। तो इसलिए रेस्पिरेटरी रेशियो या रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट डिपेंड करता है आपका सब्सट्रेट पे। तो इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यार, 2 रिएक्शन याद रख लेना, बता देता हूं मैं। पहले तो डायरेक्ट वैल्यू याद रख लो, कार्बोहाइड्रेट का 1 होता है, फैट ट्राइपल्मिटिन का 0.7 होता है, प्रोटीन का 0.9 होता है, ऑर्गेनिक एसिड का ग्रेटर देन 1 हो सकता है, 4 तक हो सकता है, एरोबिक का इनफाइनाइट होता है, और सक्युलेंट प्लांट का 0 होता है। कैसे देखो, एरोबिक में क्या होता है, एनएरोबिक, सॉरी नॉट एरोबिक, एनएरोबिक, कोई ऑक्सीजन कंज्यूम नहीं होगा, तो देखो उनका रिएक्शन ऐसा है, नो ऑक्सीजन कंज्यूम, और इथेनॉल बनता है। तो 2 CO2 निकला, 2 पायरुविक एसिड बना ना इथेनॉल में, तो 2 CO2 प्लस 0। सो किसी भी चीज को 0 से डिवाइड करो तो इनफाइनाइट हो जाता है। और सेक्युलेंट प्लांट में आपका CO2 तो बनता है, ऑक्सीजन तो यूज होता है, बट नो CO2 रिलीज होता है, ठीक है, तो 0, तो ये 0 हो गया, तो क्या होगा, इनका 0 होगा। कार्बोहाइड्रेट के देखो C6H12O6 6O2 एंड 6 CO2 निकला, तो रेशियो करोगे तो कितना निकलेगा, 1। सिमिलरली ट्राइपल्मिटिन, ये रिएक्शन याद रख लेना, ऊपर का 2 रिएक्शन नीचे ये वाला, क्योंकि बुक में ही है। ये ट्राइपल्मिटिन का फॉर्मूला है, इतना ऑक्सीजन यूज होता है, इतना CO2 निकलेगा, और इतना H2O निकलेगा। सो कितना CO2 निकला, 102 CO2, कितना ऑक्सीजन यूज है, 145, तो इसको जब आप डिवाइड करोगे तो 0.7 निकलेगा, याद रख लेना। सो ये रटने वाला पार्ट था। एंड एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि प्योर प्रोटीन, ध्यान देना, प्योर प्रोटीन और प्योर फैट्स आर नेवर यूज्ड रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट। मेरे बॉडी में प्योर प्रोटीन या फैट्स कभी रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट बन ही नहीं सकता है। डायरेक्ट फैट्स मेरे से एनर्जी मिलेगा कि नहीं, फैट्स को पहले ब्रेकडाउन होना पड़ेगा फैटी एसिड आपका ग्लिसरॉल में, और उनको रेस्पिरेटरी ग्लाइकोलाइसिस वाला उनका जो पाथ है, मेन पाथ है, वहां एंटर होना पड़ेगा, तब जाके उससे हमको एनर्जी मिल सकता है। तो इसलिए प्योर फॉर्म में अगर आप बोलो फैट से एनर्जी मिलेगा, नहीं मिलेगा, उससे पहले कन्वर्ट होना पड़ेगा एसिटाइल कोएंजाइम में, तब जाके आपको एनर्जी मिलेगा। तो इसलिए नेवर यूज फॉर रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट, बिकॉज दे हैव टू कन्वर्ट देमसेल्फ टू अदर फॉर्म टू एंटर द रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट पाथवे। सो ग्लूकोज ही प्राइमरीली यूज होता है, ठीक है। सो हो गया यार, और कितना ही बताया जाए। आई होप समझ में आया हो। टाइम लगा हो, मुझे पता नहीं कितना समय लग गया, बट तोड़ के पढ़ा है मैंने जानबूझ के, ठीक है। पूरा कंसेप्ट क्लियर करता है कि मतलब फ्यूचर में भी जब भी हायर स्टडी करोगे तब भी आपका दिक्कत ना हो। टाइम भी ज्यादा नहीं लगा यार, ऐसी टेंशन नहीं रहता है, 1 घंटा 13 मिनट, ठीक है, नॉट ए बिग टाइम। जानबूझ के मैंने सारा चीज तोड़ के पढ़ा है, ताकि आपका फ्यूचर में भी ये कंसेप्ट जिंदगी भर काम आने वाला है। कुछ कुछ कंसेप्ट मैंने छोड़ा है सटल सिस्टम, पर अभी पढ़ा देता तो नीट में कंफ्यूजन होगा, आफ्टर नीट में पढ़ा दूंगा। क्लियर है गाइस? सो थैंक यू वेरी मच गाइस, पढ़ते रहो अच्छे से। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। स्टे ट्यून्ड फॉर द